नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। खुशियों की, रोशनी की, मुस्कुराहट की, हंसी की, ठहाकों की, कविताओं की उस महफिल में स्वागत है आपका जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे साथ स्वागत है सभी कवियों का इस दिवाली स्पेशल एपिसोड में। क्या बात है, स्वागत है आप लोगों का। वाह भाई, ये दिवाली आप लोगों के लिए तो खुशियां लेके आ रही है क्योंकि दिवाली का दिन लक्ष्मी के आने का होता है और आज आप यहाँ आए तो लक्ष्मी तो आपके घरों में आएंगी ही। और हमें बड़ी खुशी है कि हम इसके वाहक बन रहे हैं कि लक्ष्मी आपके घरों में आए। लेकिन इन सरस्वती पुत्रों के साथ रहने में जो मजा है वो अलग ही है। आपके शब्द में जो धन है उसका क्या कहना साहब। आज आप इस एपिसोड में यहाँ होंगे, कमाल करेंगे, लेकिन आप लोग कमाल करें उसके पहले दिवाली पे जो सामने जलता हुआ दीपक मुझे नजर आ रहा है, मुझे एक कवि मित्र जगदीश सोलंकी की 4 पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं, हमने ऐसा जगाया है चेतन यहाँ हमको शाही सलाखें झुका न सकी। हमने शोलों पे शैया सजाई सदा हमको वक्त की ज्वाला जला न सकी। हम शहीदों के कुनबे में पैदा हुए हमको अर्थी की भाषा रुला न सकी। और अपना दीपक लहू से जला है सदा जिसको आंधी कभी भी बुझा न सकी। तो हमारा ये खुशियों का दीपक हमेशा जलता रहेगा और आज के एपिसोड में, इस दिवाली के खास एपिसोड में हम हंसेंगे भी, मुस्कुराएंगे भी, ठहाके भी लगाएंगे हमारे इन कवियों के साथ और मिलके कहेंगे वाह वाह क्या बात है। मैंने देखा वो अंदर पागलखाने में एक लेक है, उसके अंदर दही डाल रहा था। अच्छा, मैंने कहा क्या कर रहा है? कहता देखते नहीं लस्सी बना रहा हूँ। मैंने कहा इसीलिए लोग तुझे पागल बोलते हैं, इतनी सारी लस्सी तेरा बाप पिएगा? चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी, तन मन में ज्वाला भड़का दी देखो उसने वो पी। चमचों को ऑर्डर देकर बुलवाई उसने गोपी, और गोपी के चरणों में उसने धर दी अपनी टोपी। धर दी अपनी टोपी। फिर क्या हुआ बताती हूँ। अभावों से उठकर, गरीबी में डूबकर, दिवाली के दिन पत्नी बोली खींचकर, मेरे बच्चों के तथाकथित बाप जिंदगी में कुछ नहीं कर गए आप, कोई भी रास्ता अपनाओ, टेलीविजन में जाओ, एक अच्छे पति नहीं बन पाए, कम से कम करोड़पति बन के दिखाओ। एक कवि मंच पर अपनी कविता सुना रहे थे, श्रोताओं की सहन शक्ति के बाहर जा रहे थे, तभी कहीं से मंच पर एक जूता आया और कोई श्रोता चिल्लाया कि अरे मेरे बाप अब तो चुप हो जा, मंच से उतरकर कहीं सो जा, नहीं तो हमसे कुछ ऐसा हो जाएगा कि तू वापस जिंदा घर नहीं जाएगा। मगर कवि बोले मैं तो यूं ही कविता सुनाऊंगा, अरे जब तक दूसरा जूता मंच में नहीं आता मैं घर नहीं जाऊंगा। एक राज की बात है, सॉरी, वो राज की नहीं गैराज की बात है। लोगों ने मुझसे कहा, ओए सोडी प्रा क्या आप दिवाली मनाओगे? अच्छा, हमने कहा जिस दिन अखबारों में ये खबर छपेगी डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होने वाली है, अपनी तो उसी दिन दिवाली है। हाय हाय क्या बात है भाई, बहुत कुछ। क्या बात है। मैं जानता हूं कि तमाम लोग इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि हमारी महफिल की शुरुआत कब हो। महफिल की शुरुआत तो हो चुकी है, हमारे मित्र हमारे साथ हैं। देखिए, दिवाली यानी कि लक्ष्मी का दिन, और लक्ष्मी भी भगवान विष्णु की पत्नी भी और उनकी भक्त भी, और शनि भी भगवान विष्णु के भक्त। आप तीनों को देख के मुझे उनकी याद आ रही है। जैसे लक्ष्मी भी है, लक्ष्मी का वाहन भी है, और शनिदेव स्वयं है। क्या बात है। मुजावर भाई, मैं कतई नहीं कहूंगा कि मुझे आपको देख के लक्ष्मी के वाहन की याद आ रही है, और आपकी दाढ़ी को देख के और आपके भव्य स्वरूप को देख के मैं ये नहीं कहता कि आप शनि है, लेकिन आप निश्चित तौर पे लक्ष्मी स्वरूप यहाँ है। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में। सबसे पहले जो हमारे साथ में बैठे हैं, जिन्होंने लाल रंग का शानदार जैकेट पहना हुआ है और
अमिताभ बच्चन साहब ने अभी 70वां जन्मदिन मनाया अपना। हाँ हाँ, भाई, पूरा ये देश भी जानता है। आप इनकी अवस्था देख के मत समझिए कि डॉक्टर अवस्थी जवान है। हाँ। डॉक्टर अवस्थी भी उम्र के लिहाज से कहीं आसपास ही होंगे, लेकिन देखिए क्या इनका चमक है। वाह वाह। डॉक्टर अवस्थी, आपको इस उम्र में इस कन्या के मुंह से ये सुनने को मिल गया कि चमक है, तो अब तो और 10 साल आप बूढ़े नहीं होने वाले। डॉक्टर सुरेश अवस्थी हमारे बीच में है, जो कानपुर से आते हैं, बड़ी प्रखर व्यंगकार है और हाथ में माइक लेने को कुछ कहने को बेताब है। कहिए। जो चमक कही गई है जी, आज मैं पूरे अंतरराष्ट्रीय सम्मान के साथ सोऊंगा। और मेरी दिवाली तो आज से ही शुरू हो गई। वाह 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 वाह, क्या बात है। डॉक्टर सुरेश अवस्थी के पास में आगरा से हमारे बीच में आई ममता शर्मा, जो बेहद खूबसूरत अंदाज से अपने गीत पढ़ती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। उनके छंद, उनकी गजलें, उनके गीत और उनकी पैरोडीज, तमाम चीजों पे उनकी पकड़ बड़ी कमाल की है। और अभी हाथ बांध के वो इस तरह से बैठी हुई हैं, एक खोल देती है। नमस्ते किया। डॉक्टर ममता शर्मा हमारे साथ है आगरा से। डॉक्टर मुजावर मालेगावी ने एक कसम खा रखी है कि जब जब कैमरा सामने आएगा तभी उसी दिन वो बाल बनाएंगे। और आज आपने बड़े सलीके से अपने बालों में कंघी की है और क्या खूबसूरत नजर आ रहे हैं माशाअल्लाह मुजावर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। क्या बात है। अभी मैंने डॉक्टर सुरेश अवस्थी कहा, ममता शर्मा का, और डॉक्टर मुजावर मालेगावी का। अब मुजावर साहब न तो कोई एलोपैथी या होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, ना पीएचडी हैं, तो लेकिन देखिए चिकित्सक तो वही होता है जो लोगों के जीवन में खुशियां लेके आए। तो अब ये जीवन में जब लोगों की खुशियां बांट रहे तो इनसे बड़ा डॉक्टर कौन? डॉक्टर मुजावर मालेगावी। वाह वाह। हैदराबाद से हमारे बीच में आए हैं, मूलतः बरेली के रहने वाले हैं, पंजाबी इनकी मातृभाषा और हिंदी में कविताएं लिखते हैं। भाई सरदार तुक तो कमाल है भाई। वाह वाह। उनके पास भी जो बैठे हैं वो भी दूध से कम नहीं है। यम। आपने ये यम दूध वाला कहा या इन्हें देख के यम यम यम्मी वाला कहा? क्योंकि इन्हें देख के अक्सर कई खाद्य पदार्थों की याद आ जाती है, जैसे कि लड्डू, हाँ। जैसे कि चकली, हाँ। जैसे कि आलू। लेकिन बड़े ही खूबसूरत कवि हैं। और हमारे हास्य के क्षेत्र में एक ऐसा कवि, महाभारत के काल में एक संजय हुआ करते थे। संजय मन की आंखों से देखना जानते थे। ये संजय भी मन की आंखों से उन कविताओं को ढूंढ लेता है जो लोगों के जहन में बसती है। संजय क्या बात है। अंत में ये विवादास्पद ढांचा, एक मिनट खड़े हो जाओ भाई साहब। विवादास्पद ढांचा जी जी, ये इसलिए कि ये कभी भी ढह सकता है। देखो बैठ गया, ये तुरंत बैठ गए हैं। लेकिन बड़े कमाल के कॉन्फिडेंस के कवि हैं साहब। इसे आत्मविश्वास कहते हैं। वजन इनका 42 किलो और नाम है दिग्गज। क्या बात है। दिनेश दिग्गज भाई, क्या बात है। तो हमारे साथ हमारे सभी मित्र आज यहाँ एकत्रित हैं जो इस दिवाली एपिसोड में ऐसा धमाल करने वाले हैं कि आप करोड़ों दर्शक घरों में बैठ के कहेंगे वाह वाह क्या बात है। मैं जानता हूं कि दुनिया में इतने गम हैं, इतने तनाव हैं, इतनी परेशानियां हैं कि वहां सिर्फ एक ही चीज है जो आपको गमों से निजात दिला सकती है, और वो है कविताएं। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूं कि असरदार प्रारंभ हो, और असरदार प्रारंभ के लिए हमारे पास सरदार तुक तुक है। तो जोरदार तालियों से हम स्वागत करें सरदार तुक तुक का। बरेली की काफी सारी चीजें मशहूर हैं। एक तो मैं खुद ही बहुत मशहूर हूँ। फिर बरेली का सुरमा बहुत मशहूर है जी। बरेली का झुमका बहुत मशहूर है, हाँ। और एक बरेली का पागल खाना बहुत मशहूर है। नहीं, अभी ममता जी आगरा से आई हैं, ये मेरे को बोल रही थी कि नहीं नहीं आगरा का पागल खाना बड़ा है, पर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। बरेली के पागल खाने में फैसिलिटीज बहुत हैं। अच्छा। नहीं, जिसने एक्सपीरियंस किया है उसको ज्यादा मालूम होगा। आप लोग ये मत समझें कि मैं वहां पे रहता हूँ, नहीं, मैं आता जाता रहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है वहाँ, तो एक दिन मैं उससे मिलने गया तो मैंने देखा वो अंदर पागल खाने में एक लेक है, उसके अंदर दही डाल रहा था। अच्छा। मैंने कहा क्या कर रहा है? कहता देखते नहीं लस्सी बना रहा हूँ। मैंने कहा इसीलिए लोग तुझे पागल बोलते हैं, इतनी सारी लस्सी तेरा बाप पिएगा? दिवाली का अवसर है, इसलिए आपको सबसे पहले मैं भड़ाम रस में एक कविता सुनाता हूं। अच्छा, भड़ाम रस। रॉकेट से बोला ये बम, आग लगाते ही हो जाते हो सरगम। एक बार ट्राई करो, लीक से हटो,
कभी तो मर्दों की चौराट जोर से फटो। रॉकेट बोला ये तेरे पिछले कर्मों की सजा है। अच्छा। कि भाड़ से फट जाता है। भैया फटने से कहीं ज्यादा मजा उड़ने में आता है। इस डिस्कशन में पकड़ा जोर, ढेर सारे पटाखे इकट्ठे हो गए चारों ओर। बम बोला मेरी आवाज से जग हिलता है। रॉकेट ने कहा मेरी आभा से नभ खिलता है। इतने में ही एक फुलझड़ी आई। उसने दोनों की पूंछ में आग लगाई। 2 पल में सारा डिस्कशन सिमट गया। एक बेचारा हवा में उड़ गया, दूसरा वहीं पड़ा पड़ा फट गया। और इस कांड का सार क्या है? फुलझड़ियों से बच के रहना। फुलझड़ियों से बच के रहना, ये ऐन वक्त पे दगा देती हैं। कभी तो बम में लगा देती हैं आग, कभी रॉकेट से हवा में उड़ा देती। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये कविता फुलझड़ियों से बच के रहना आपने इन्हें तो समर्पित नहीं की? इनके लिए मैं एक श्रृंगार रस की कविता कह देता। श्रृंगार रस की? जी जी, बहुत खुश होंगी ये। एक बार हम मंच पर खड़े कविता सुना रहे थे। श्रोता श्रृंगार रस में डूबे जा रहे थे। अच्छा। हमारे कंठ से कविता कामिनी बही जा रही थी, परंतु हमारी नजर पहली पंक्ति के आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अच्छा। क्योंकि पहली पंक्ति में बैठी एक बाला बार बार हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। आय हाय, आय हाय। और लगातार अपनी सैंडल सहला रही थी। जब काफी देर तक ये प्रक्रिया नहीं रुकने पाई तो हमारी अंतरात्मा जोर से चिल्लाई। हमने कहा हे देवी, क्यों सेंटर की पॉलिसी अपना रही हो? ऊपर से मुस्कुरा रही हो, नीचे से चप्पल दिखा रही हो। हाँ। अरे अगर खुंदक आ रही है तो खुंदक उतारो, चप्पल उतारो और दे मारो। वो बोली कविवर आप व्यर्थ ही घबरा रहे हैं, शायद मेरा व्यवहार समझ नहीं पा रहे हैं। आपके श्रृंगार रस में गोते लगा रही हूँ, इसलिए बार बार मुस्कुरा रही हूँ। और मेरे पति कहीं गोते ना लगाने लगे, इसलिए ये सैंडल सहला रही हूँ। बहुत अच्छे। पसंद आई आपको? हाँ हाँ, बहुत अच्छी है। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, नहीं, बड़े मैंने स्पोर्टिंग। ऐसे आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक बार हास्य कवि सम्मेलन में जब हमने श्रृंगार की कविता सुनाई तो एक कवित्री हमारे पास आई। बोली जब कविता लिखनी नहीं आती है तो क्यों कविता पे जुल्म ढाते हो? हाँ। मेरी चोटी को भैंस की पूंछ बताते हो? और ये कविता तुमने किस मुहूर्त में रची है? मेरी उपमा देने को भैंस ही बची है। मैंने कहा देवी जी, मुझे अभी अभी आपके दिमाग में बसी गलतफहमी दिखी है। मैडम ये कविता मैंने आप पे नहीं भैंस पे लिखी है। अब बोलिए ये समर्पण इधर है या नहीं? नहीं, क्योंकि इसके बाद फिर वीर रस शुरू हो जाता है। सो आपको वीर रस की एक कविता सुनाता हूँ। जी। रात के 11 बजे थे। रात के 11 बजे थे। रात के 11 बजे थे। हम गली के नुक्कड़ पे खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा था, हमारे हाथ में आटा था। अच्छा। डर के मारे हमारी जान निकली जा रही थी। गली में रहने वाले कुत्ते की स्पेसिफिकेशन याद आ रही थी। गली में मिल जाए तो नुक्कड़ तक दौड़ाता था, कभी कभी तो बोटी भी नोच खाता था। क्या बात है। हमने गली में झांक के गौर से गली का मुआयना किया, फिर सावधानी पूर्वक गली में प्रवेश किया। आधे रास्ते पहुंच के हमें वो महाकाल नजर आया। हमें देखते ही जोर से गुर्राया। हम जहाँ खड़े थे वहीं थम गए। हमारे पांचों तंत्र एक साथ जम गए। हमारी हालत देख के वो हौले से मुस्कुराया, फिर हमारे पास तक आया। बोला अबे यार क्या करता है, आदमी होकर कुत्ते से डरता है? जा निकल जा। अच्छा। नहीं काटूंगा, सच्ची बोलता हूँ, पैर भी नहीं चाटूंगा। हमने कहा कुत्ता जी आप तो शक्ल से ही जेंटलमैन नजर आते हैं, लोग बेकार में आपके बारे में उल्टी सीधी उड़ाते हैं और आपका नेचर तो इतना आला है। बोला चुप बे, इलेक्शन आने वाला है। वाह 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 वाह, क्या बात। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई तुक तुक जी, आपने कमाल कर दिया। आपकी कविताओं में सिर्फ हास्य नहीं था, व्यंग्य की धार भी थी और आपने जिस सहज ढंग से कविताओं को सुनाया, और सबसे बड़ी चीज जो बरेली वाला भाषा का टच था। जैसे एक शायर थे, उनकी गजल का मिसरा था कि इधर चिलमन से ये झांकें, उधर चिलमन से वो झांकें। अब भीड़ देखी तो भूल गए, जब आगे की लाइन याद ही नहीं आ रही। बोले इधर चिलमन से ये झांके, उधर चिलमन से वो झांके, उधर चिलमन से ये झांके, इधर चिलमन से वो झांके। एक खड़ा हो गया, बोले लगा दे आग चिलमन को, न ये झांके न वो झांके।
लेकिन आपने जो हंसी की कविताएं पढ़ के हमारे दिलों में झांका वो कमाल का था। और ममता जी अब आप इधर उधर मत झांकिए, ठहाके मत लगाइए, क्योंकि जनता मेरी ओर ताक रही है और आप क्यों बगलें झांक रही है। आप इधर आइए, आपकी बारी है ममता शर्मा। दिवाली नजदीक आ रही है। देश में नेताओं की जो स्थितियां हैं उस पर एक मेरी पैरोडी है, आपके बीच पढ़ती हूँ जी। कि नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा, नेता गिरा, नेता गिरा, हाय हाय हाय, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। पंक्तियां देखेगा कि आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी, आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी, जनता से बोला जितवा दे खेलेंगे फिर होरी, जनता बोली वोट तो ले ले राहत दे दे थोड़ी, जनता बोली वोट तो ले ले राहत दे दे थोड़ी, अरे लेकर वोट कसाई ने भर लीनी खूब तिजोरी, भर लीनी खूब तिजोरी। फिर क्या हुआ? फिर नेता गिरा रे, कि नेता गिरा रे नोटों के फुल अंबार पे, नेता गिरा रे नोटों के फुल अंबार पे, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। अगली पंक्तियों में आप लोग आनंद लेंगे कि चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी, चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी, तन मन में ज्वाला भड़का दी देखो उसने वो पी, तन मन में ज्वाला भड़का दी देखो उसने वो पी, चमचों को ऑर्डर देकर बुलवाई उसने गोपी, चमचों को ऑर्डर देकर बुलवाई उसने गोपी, और गोपी के चरणों में उसने धर दी अपनी टोपी, हाय धर दी अपनी टोपी। अरे फिर क्या हुआ? बताती हूँ। फिर नेता गिरा रे पायलिया की झंकार पे, नेता गिरा रे पायलिया की झंकार पे, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। अंतिम पद जी। कि बोरा भर व्यापारी लाया जय हो रिश्वत रानी, बोरा भर व्यापारी लाया जय हो रिश्वत रानी, छर्रों से गुल छर्रों से तब खूब हुई मनमानी, छर्रों से गुल छर्रों से तब खूब हुई मनमानी, फिर स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए राजा जानी, फिर स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए राजा जानी, और गुपचुप खींची टीवी ने दिखला दी सही कहानी, दिखला दी सही कहानी। फिर क्या हुआ? फिर नेता गिरा रे सीधे ही जेल तिहाड़ में, नेता गिरा रे सीधे ही जेल तिहाड़ में, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है ममता जी, भाई आपने कमाल कर दिया। सिर्फ 2 ही शेर मुझे याद आते हैं। मुनव्वर राणा साहब यूं कहते हैं कि हम कुछ इस तरह तेरे चेहरे के दीदार में खो जाते हैं, हम कुछ इस तरह तेरे चेहरे के दीदार में खो जाते हैं, जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। क्या बात है, वाह वाह। जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। और जो अगली बात, इस देश की सच्चाई की मेरी खुददारी ने किया है एहसान मुझ पर,
वरना जो जाते हैं दरबार में खो जाते हैं। लेकिन हमारे बीच एक ऐसे कवि हैं जो दरबारों में खोए नहीं, उनकी कलम ने हमेशा सच लिखा। व्यंग की पकड़ रखने वाला एक ऐसा कवि जो सिर्फ कवि और कलमकार नहीं है, पत्रकार भी है। अपनी हास्य व्यंग की रचनाओं के साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी। पहले मैं प्रेम को परिभाषित करने की कोशिश करता हूँ। और अब तो आप परिभाषित ही कर सकते हैं। अनुभव इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि अनुभव बोलता है। जी, अनुभव। समुद्र ने नदी से कहा कि कब तक कब तक कब तक, आखिर कब तक तू यूं ही मेरे खारे पानी में दौड़ दौड़ के गिरती रहेगी। वाह। तो नदी ने जवाब दिया, तब तक तब तक तब तक जब तक तुझ में मिठास न पैदा हो जाए। हाय 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 हाय, भाई क्या बात है। सेम यही चीज संजय झाला के साथ हुई थी। इनके पिताजी ने पूछा कि आखिर कब तक कब तक कब तक तो इम्तिहान देता रहेगा। इसने कहा तब तक तब तक तब तक जब तक मैं पास नहीं हो जाता। अभी पिछले दिवाली को हमने हिंदी में पीएचडी की तो डॉक्टरेट को उपाधि मिली। मैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी हो गया। बाहर नेम प्लेट ठोक दी गई जी। और घटना यूं घटी कि नाम के आगे डॉक्टर लिखा देखकर एक नेताजी भी गच्चा खा गए। सुबह सुबह इलाज कराने हमारे घर आ गए। क्या बात। बोले जब से कुर्सी पाई है भूख जाने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, क्या बात है, क्या बात। इतना खाया है इतना खाया है, और खाओ का संदेश दे रही है। पता नहीं पेट में क्या चल रहा है, घपला। टीएलसी डीएलसी ईसीजी जांच करा ली, कुछ नहीं निकला। अब इलाज सुनना। मैंने कहा नेताजी चिंता मत कीजिए, ये डॉक्टर आपको बिल्कुल सही उपाय बताएगा। एक बार सीबीआई जांच करा लो, सब कुछ निकल आएगा। बहुत अच्छे। हिंदुस्तानी पत्नियां वैसे तो साल भर कोई ना कोई डिमांड करती हैं जी, लेकिन दिवाली हो तो फिर डिमांड बहुत बढ़ जाती है। और जब डिमांड बढ़ती है तो घरों में क्या स्थितियां होती हैं, मैं अपने आंगन से कविता उठा के आपको समर्पित करता हूँ। जी सुनिए। कि अभावों से ऊब कर, गरीबी में डूब कर, दिवाली के दिन पत्नी बोली खींचकर कि हे एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट, कि हे एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट, झूठ बोलने में माहिर, सपने दिखाने में परफेक्ट, मेरे बच्चों के तथाकथित बाप। बोली मेरे बच्चों के तथाकथित बाप, जिंदगी में कुछ नहीं कर गए आप, इसी शहर की छानते गए खाक। तुमसे तो ये अच्छे हैं जो टेलीविजन से कमा रहे हैं लाखों लाख। इसलिए कोई भी रास्ता अपनाओ, टेलीविजन में जाओ, एक अच्छे पति नहीं बन पाए कम से कम करोड़पति बन के दिखाओ। भाई बहुत बढ़िया डॉक्टर। तो मैंने कहा है मेरी जिंदगी के कुकर की सनसनाती हुई सीटी, रातों की ट्यूबलाइट दिन की अंगीठी। क्या बात है। मुझे मालूम है कि कविताएं सपनों को हकीकत नहीं बना सकती। वाह वाह वाह। वो बेटियों का दर्द चाहे जितना गा लें, लेकिन उनके लिए दहेज का सामान नहीं जुटा सकती। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत खूब। और ये वीर रस की कविताएं मंचों पर चाहे जितना आग लगाएं, लेकिन घर का बुझा हुआ चूल्हा नहीं सुलगा पाती हैं। और ये हास्य व्यंग की कविताएं भरे पेट वालों को चाहे जितना हंसाएं, लेकिन भूखे बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट तक नहीं ला पाती। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा बावजूद इसके तू मेरी कलम की स्याही को आबाद गति से बहने दे, मुझे करोड़पति मत बना, सिर्फ पति ही रहने दे। क्या बात है। तो और खींच के बोली, वाह रे गरम मसाला के फटे हुए पाउच, मेरे लिए आह, बच्चों के लिए ओह, पड़ोसों के लिए आउच। जरा सोच के देखिए कि गरीब पति कितना निरीह होता है, उसके गरीबी के नाम पर पूरा परिवार 8-8 आंसू होता है। और जरा सोच के देखिए, पति शब्द से पहले कहीं करोड़ शब्द जुड़ जाए तो आदमी अचानक बड़ा हो जाता है। वाह वाह। और उसके पहले कहीं राष्ट्र शब्द लग जाए तो पूरा देश हाथ बांध के खड़ा होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मैंने कहा ये मोहल्ला छाप दिमाग की अंतरराष्ट्रीय फितूर, हवन कुंड में जली हुई कपूर, तो मुझे गलत रास्ते पे ले जा गई है, टेलीविजन की ओर धकिया गई है। मैं तेरे बहकावे में नहीं आऊंगा, करोड़पति बनना होगा तो टेलीविजन में क्यों, राजनीति में जाऊंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्योंकि राजनीति में, रंग सुनिएगा, राजनीति में सिर्फ कमाल ही कमाल होता है। सुबह को भिखारी दास जाता है,
शाम को करोड़ों लाल होता है। वाह वाह, क्या बात है। मैंने कहा पगली, राजनीति का लेन देन तो बड़ों बड़ों को नहीं दिखता है, वहां सड़े से सड़ा नेता करोड़ों में बिकता है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो और खींच के बोली, वाह रही मेरी सुहाग की साड़ी के फटे हुए फाल। बोले वाह रही मेरी सुहाग के साड़ी के फटे हुए फाल, मिस्टर मुंगेरी लाल नीति से कमा नहीं पाए, राजनीति से कमाओगे, घर चला नहीं पाए, उदेश चलाओगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। बोले घर चला नहीं पाए, देश चलाओगे, कह देती हूँ करोड़पति बनने नहीं गए तो ढूंढते रह जाओगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो मैंने उसे समझाया, प्यार से समझाया, मेरी प्यारी भोली बन्नो, शोले की बसंती चिंगारी की सन्नो, तू तो मेरे लिए गोल्ड है, तू तो मेरे लिए गोल्ड कॉइन है, तू तो मेरी लाइफ है, तू ही मेरी लाइफ लाइन है। तो न केवल ही हटो जी, कैसी कैसी बातें बनाते हो, घर में मुझे लाइफ लाइन बताते हो, जैसे मुझे मालूम नहीं कि बाहर जाके कहाँ कहाँ लाइन लगाते हो। बहुत अच्छे। तो मैंने उसे और प्यार से समझाया कि बेमतलब की महत्वाकांक्षा मत पालो, ये अमीर बनने का कांटा मन से निकालो। क्या बात है। नहीं तो मैं विदेश चला जाऊंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, तुझे रोज पैसे भिजवाऊंगा, लेकिन लौट के वापस नहीं आऊंगा। क्या बात। ये सुन के वो सुबक सुबक के रोने लगी, मेरे कंधे पर अपना सर रख के आंसुओं से मेरा कंधा भिगोने लगी। बोली आंसुओं को हम मिलजुल कर गंगा जल समझ के पी लेंगे, लेकिन अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि पैसे की खातिर अलग अलग होके जी लेंगे। क्या बात है भाई, वाह वाह। कि पैसे की खातिर अलग अलग होके जी लेंगे, इसलिए मेरे जाने जाना, मुझे छोड़ के विदेश मत जाना। नहीं नहीं तो मैं जीते जी हो जाऊंगी सती। लो आज से तुम मेरे शिव, मैं तुम्हारी पार्वती, मैं तुम्हारी पार्वती, मैं तुम्हारी पार्वती। भाई क्या बात है। क्या बात है डॉक्टर साहब, सुहाग की साड़ी के फटे हुए फॉल, गरम मसाले के पाउच, हाँ? मेरे लिए आह, बच्चों के लिए ओह और पड़ोसियों के लिए आउच। ये पड़ोसियों के लिए आउच क्यों है? हाँ, मैं अपनी पत्नी के साथ अपार्टमेंट में चढ़ रहा था जी, पड़ोस के अपार्टमेंट में झगड़ा होने की आवाज आ गई। अच्छा। पत्नी दोनों झगड़ रहे थे। मेरी पत्नी मुझसे कहा कि दोनों लड़ रहे, एक बार आप वहां जाते क्यों नहीं? मैं गया था इसके पहले 2-3 बार, ये उसी का नतीजा है। क्या बात है भाई डॉक्टर सुरेश अवस्थी। लेकिन जिस तरह से बताया कि करोड़पति बनने के लिए राजनीति में चले जाइए, तब मुझे माणिक वर्मा जी की सिर्फ एक पंक्ति याद आती है। वो कहते हैं कि समय समय की बात है और समय समय का योग, लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। चलिए इसी बात पे मैं भी आपको पूछ रही हूँ कि आप दिवाली में करने क्या वाले हैं? मैं और वो, हम दोनों मिलकर सफाई करने वाले हैं। मैं समझी जी। वो कौन? वो यानी कि मेरी गर्लफ्रेंड, और हम दोनों मिलकर सफाई करने वाले हैं। हाँ हाँ, दिवाली में तो सफाई घर की होती है। नहीं नहीं, इन दोनों को अलग अलग सफाई कर रहे हैं। मैं घर की सफाई कर रहा हूँ, वो शॉपिंग करके मेरी जेब की सफाई कर रही है। दिवाली आ जाए, त्योहार आ जाए और महिलाएं शॉपिंग ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो महिलाओं का शॉपिंग का है सबसे बड़ा काम। लेकिन फिलहाल हम लेते एक अल्प विराम। हम लौट आए हैं हंसी और ठाकों की उस महफिल में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। ये बताइए जी कि दिवाली के दिनों में आपने कभी शरारतें की है? बचपन में? अरे बहुत बहुत की है। जैसे कि? नहीं बता नहीं सकता। बता दीजिए ना, घर के ही लोग हैं। अरे पर टीवी पे जो देख रहे हैं उनको मालूम पड़ जाएगा कि बचपन में उनके घरों के दरवाजे पे पटाखे छोड़ के मैं ही भागता था। बड़े छुपे रुस्तम थे। ये तो मेरे मोहल्ले की लड़कियां भी कहती थी। नहीं लेकिन आज अब हमारी बारी है ये बताने की हमारा छुपा रुस्तम कौन है। हमारा छुपा रुस्तम जो आके यहाँ कविताएं सुनाएगा। ममता जी, आप ही के शहर से बुलाया है हमने हमारा छुपा रुस्तम। आप आगरा से हैं तो हमने सोचा चलिए आज आगरा ही सही। पवन आगरी। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शैलेश जी हमारे बड़े भाई हैं। मैं आज जो भी कुछ हूँ इनकी वजह से हूँ। मैं और भी आगे जा सकता था लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। कुछ कवि श्रोताओं पे जुल्म करते हैं। इस तरह जुल्म करते हैं, एक श्रोता बन के मैंने
कविता लिखी है कि एक कवि मंच पर अपनी कविता सुना रहे थे। टुक टुक जी, मतलब आप नहीं थे। एक कवि मंच पर अपनी कविता सुना रहे थे, श्रोताओं की सहन शक्ति के बाहर जा रहे थे। तभी कहीं से मंच पर एक जूता आया और कोई श्रोता चिल्लाया कि अरे मेरे बाप अब तो चुप हो जा, मंच से उतरकर कहीं सो जा, नहीं तो हमसे कुछ ऐसा हो जाएगा कि तू वापस जिंदा घर नहीं जाएगा। मगर कवि बोले मैं तो यूं ही कविता सुनाऊंगा, अरे जब तक दूसरा जूता मंच में नहीं आता मैं घर नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि आज कुछ अंग्रेजी के शब्दों को लोग हिंदी का शब्द मानकर यूज करते हैं जी। जैसे एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे एक ट्रेन के बारे में पता करना था। मैंने एक सज्जन से पूछ लिया, भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है? वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। बहुत अच्छे। मेरी एक भतीजी है, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। मैंने एक दिन उससे पूछ लिया कि बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बोले अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा और हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो? 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। बहुत अच्छा। आप किसी रिक्शे वाले से कहिए, बोले भैया विश्वविद्यालय चलेगा? बोले साहब ये क्या होता है? बोले यूनिवर्सिटी चलेगा? बोले साहब ऐसे बोलिए ना हिंदी में। क्या बात है, वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लोग जो जब भी परीक्षाएं देते हैं हिंदी की, 4, 5, 6 कवियों की जीवनी याद कर लेते हैं। जब एक लड़का जिसको परीक्षा के अगले दिन तक जब उसे किसी कवि की कोई जीवनी याद नहीं हुई, तो उसने उन कवियों की जीवनी की नकलें तैयार की, उसे शरीर के प्रत्येक अंग में छुपाया और वो पर्ची पकड़ी गई। मैं कविता शुरू करता हूं जी, बताइए। कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से वो बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए, हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पाँव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, नला जी बगल में। क्या बात है। और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में जैसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छे। हमें देखकर उस लड़के की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है। अरे हम सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी है। यदि अब बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर यह नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। यह देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे पवन, बहुत बढ़िया सुनाई आपने कविता। इसमें व्यंग के सरोकार थे। हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक भी वर्ड इंग्लिश का यूज नहीं किया। एक भी वर्ड इंग्लिश का यूज नहीं किया। ये हमारी भाषा की स्थिति है, लेकिन आपने उस भाषा के हमारे सरोकारों पे व्यंग किया और आप एक छुपे रुस्तम के तौर पर यहाँ आए। आज जो एक प्रोत्साहन चिन्ह आपको हम प्रदान कर रहे हैं, वाह वाह क्या बात है कि मंच से आप कल सारी दुनिया में अपनी पताका फहराएंगे। हम बड़े खुश हैं आपको ये प्रोत्साहन चिन्ह देते हुए। पवन आगे। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। एक साहब एक साइकिल की दुकान पे गए और वह जाके कहने लगे कि मेरी द्विचक्र वाहिनी के अग्र चक्र में वायु का प्रवाह अत्यल्प हो गया है, कृपया अपने वायु ठूसक यंत्र से इसमें कुछ वायु प्रवाहित कर दें। उसे सिर्फ इतना सा कहना था, हवा भर दे। लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ बाकी है दीपावली के अवसर पे। एक बात आप मुझे बताइए कि आगे का सेगमेंट क्या है? अभी बहुत कुछ होने वाला है। मैं जानता हूं कि आप ये नहीं, देश की जनता भी इंतजार कर रही है कि क्या होगा। बहुत कुछ होने वाला है। हमारे साथ आ रहे हैं एक सेलिब्रिटी गेस्ट, हमारे मित्र। वो क्या क्या करेंगे हम बताते हैं। अभी नहीं बताऊंगा उनका नाम, क्योंकि अभी हम ले रहे हैं एक अल्पविराम। टीवी और हम यानी
दिवाली की वाह क्या बात है। हम स्वागत कर रहे हैं आपका और हम स्वागत कर रहे हैं हमारे उस खास त्योहार का जिसका नाम है दीपावली। दीपावली यानी अंधेरे पर उजाले की जीत का प्रतीक और हमारे सबके दिलों में खुशी लाने वाला एक ऐसा पल, एक ऐसा दिन, एक ऐसा त्योहार जिस दिन हम लोगों के साथ मिलकर सिर्फ हंसते और मुस्कुराते ही नहीं है, गले भी लगाते हैं, खुशियां बांटते हैं। तो आप सभी के दिलों में दीपावली की खुशियां बसी है और यहाँ इस मंच पे हंसी ही हंसी है। वाह क्या बात है। शैलेश जी, मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ, एक नहीं दो पूछिए। हाँ। अच्छा, दो पूछेंगी? नहीं, अभी फिलहाल एक ही पूछो। चलिए चलिए पूछिए। मेरा सवाल ये है कि जब पटाखे फूटते हैं तो रोशनी पहले दिखती है और आवाज बाद में आती है, ऐसा क्यों? आसान सा जवाब है। पटाखे फूटते हैं तब आवाज बाद में सुनाई देती है, रोशनी पहले इसलिए दिखती है क्योंकि हमारी आंखें आगे है, कान पीछे। सेंसिबल। सुलझ गई ना पहली? मेरी पहली सुलझ गई। क्या बात है। थैंक यू सो वेरी मच नेहा कि तुम्हें मेरा ये जवाब समझ में आ गया। एनीवेज, आज हमारे साथ हमारे कवि मित्र वही हैं जो कल भी हमारे साथ थे और दिवाली का आनंद उठा रहे थे, लेकिन कल हमारे बहुत सारे कवि मित्र ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कविता सुनाई नहीं। आज जब वे यहाँ सुनाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। इधर श्रीमती मुझसे कहने लगी दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने। मैं बोला क्या खाक बने, बार बार कंकर आते हैं, बीन नहीं सकती थी क्या, भगवान ने दो बड़ी बड़ी आंख दी है। कहने लगी चीखो मत, इस बात पर कुछ कहूंगी तो तर्क बढ़ेगा। अरे देने के नाम पे भगवान ने तुझे भी 32 दांत दिए, 2-4 चवाले, कौन सा फर्क पड़ेगा। में भी ये तो है मैं वो जंगल बबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। तू चमेली मोगरा मैं धतूरे का फूल, तू चमेली मोगरा मैं धतूरे का फूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। कि एक ठेकेदार को बना दिया था रावण जी। हाँ। बोला माल्यवान से व्यवस्था करवाइए, नल नील राम जी का पुल जो बना रहे हैं उसका ही ठेका मेरे नाम करवाइए। मैंने देखा पड़ोस में एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ शॉपिंग कर रही थी। अच्छा। मैंने मोहतरमा से पूछा, हमने कहा मैडम ये चारों बच्चों के बीच में 5-5 साल का अंतर मेंटेन कैसे किया? बोली वेरी सिंपल, मेरे पति MLA हैं। पेट्रोल के दाम कम करो या न करो, हाँ। खाने की कीमतें बढ़ा सबको डरा दो, हाँ। मेरी सेहत पे सबसे फर्क पड़ता नहीं। अब आप इस दिवाली बस मेरी शादी करा दो। तो भाई प्रारंभ करते हैं हमारे कवियों की दीपमाला। यहाँ डॉक्टर सुरेश अवस्थी हैं, मुजावर मालेगावी हैं, ममता शर्मा, इधर सरदार तुक तुक, संजय झाला और दिनेश दिग्गज है। भाई महफिल पूरी सजी हुई है, तमाम तरह के पटाखे हैं यहाँ पे। यहाँ रॉकेट भी है, फुलझड़ी भी है, अनार भी है, लड़ालड़ भी है, जमीन चक्कर भी है, जमीन चक्री भी है, और एक वो सबसे अंत में टिकड़ी भी है जो तुरंत फूट जाती है। आइए पटाखों की इस लड़ालड़ को जलाएं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं उसे जो बड़ा कमाल का कवि है। कौन? मैंने कल भी आपको बताया था वो कॉन्फिडेंस का कवि है। वजन 42 किलो 300 ग्राम। हाँ। नाम दिग्गज, उज्जैन में रहते हैं। एक बार कहीं जा रहे थे, मैंने कहा दिनेश कहाँ जा रहे हो? बोले भाई साहब जिधर की हवा। तो अपनी मर्जी से अपने सफर के कहाँ हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। लेकिन वो अपनी कविताओं की उड़ान में आपको वहां ले जाएगा जहां जहां सिर्फ हंसी होगी। दिनेश दिग्गज। तो प्रस्तुत है हमारा पहला पटाखा। बूम। दीपावली का उत्सव है, दीपावली का माहौल है, उत्सव का माहौल है। शैलेश जी आपने बहुत अच्छा परिचय दिया, लेकिन मैं इतना जोर से नहीं बोल पाऊंगा। आप तो जानते हैं पतले वायर में से ज्यादा वोल्ट का करंट पास कर दो तो फॉल्ट होने का खतरा रहता है। लेकिन मैं परिचय अपनी शैली में देने की कोशिश करता हूं। जी। परिचय देखिए कि जिस देश में
एक डायबिटीज का मरीज नेता भी 50 करोड़ की शक्कर अकेला खा जाता हो, जिस देश के कई मास्टरों को दस्तखत करना भी नहीं आता हो, जिस देश में 80 बरस के बूढ़ों का दिल भी वैलेंटाइन डे पर मचलता हो, जिस देश में योजनाओं का जहाज भी भगवान भरोसे चलता हो, तो क्या उस देश में ये 42 किलो 300 ग्राम का सिंगल कवि देश का दिग्गज कवि नहीं हो सकता? भाई क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। आप सबने मेरी बात का समर्थन कर दिया, इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ। उत्सवों का माहौल है, इसमें ठहाके और जोड़ते हैं। स्वागत है। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया, रात को 9 बजे श्रीमती जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। मैं अपने मित्र से मोबाइल पर बात कर रहा था, इधर श्रीमती जी की कोहनी का टल्ला मेरे सर पर चल रहा था। मुझसे कहने लगी, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने? मैं बोला, क्या खाक बने? बार बार कंकर आते हैं, बीन नहीं सकती थी क्या? भगवान ने 2 बड़ी बड़ी आंख दी है। कहने लगी, चीखो मत, इस बात पर कुछ कहूंगी तो तर्क बढ़ेगा। अरे देने के नाम पे भगवान ने तुझे भी 32 दांत दिए, 2-4 चवाले, कौन सा फर्क पड़ेगा? कल श्रीमती जी ने हमारी आरती उतारी, तो हमने कहा, प्रिय प्राणों से प्यारी, हम तुम बने एक दूजे के लिए, फिर क्यों जलाए तूने ये आरती के दिए? दुनिया हंसती है, उल्टा सीधा कहती है। वह जोर से चिल्लाई, दुनिया तो हर सही काम को गलत कहती है, पर मैं तो इतना जानती हूं कि उल्लू की आरती उतारो तो घर की लक्ष्मी घर में ही रहती है। अच्छा, कहा क्या जाता है, समझा क्या जाता है, सुना क्या जाता है? जी जी जी। मेरा पड़ोसी राधेलाल कल प्रातः काल महाराज के प्रवचन सुनकर आया तो झूम रहा था। शाम को देखा तो उसकी पत्नी को गोदी में उठाकर घूम रहा था। यह दृश्य देखकर मैं चीखा, चिल्लाया। मैंने कहा, राधेलाल, महाराज ने प्रवचन में क्या यही बताया? अरे पत्नी को गोदी में उठाकर घूमोगे तो ये तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएगी। राधे बोला, ना, महाराज ने तो कहा है, अपने दुख खुद ही उठाना सीख ले, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। बहुत अच्छे। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा पूरा 2.25 टिकट महाकाल बाबा के दर्शन करने गए। जी। बच्चों का मनोविज्ञान क्या होता है आपको जोड़ने का उपक्रम करता हूं, सुने। स्वागत है। बेटे ने कहा, डैडी, आज पहले दर्शन करने मैं जाऊंगा, 1 अठन्नी 2 भगवान जी को चढ़ाऊंगा। मैंने उसको 1 नहीं 2 अठन्नियां दी, साथ में हिदायत भी दी कि बेटा 1 अठन्नी भगवान जी को चढ़ाना, दूसरी वाली अठन्नी से अपने लिए गुब्बारे खरीद कर लाना। बेटे ने कहा, डैडी आप टेंशन मत पालो, मंदिर के बाहर खड़े रहो, मेरे सैंडल संभालो, मुझे सब पता है, मैं 1 अठन्नी भगवान जी को चढ़ाऊंगा, दूसरी वाली अठन्नी से अपने लिए गुब्बारे खरीद कर लाऊंगा। ये कहकर बेटे ने दोनों अठन्नियां अपनी हथेली में दबाई। अच्छा। जैसे ही मंदिर की तरफ दौड़ लगाई, तभी 1 अठन्नी उसके हाथ से निकली और फिसलकर तालाब की तरफ जाने लगी। तब उस बच्चे के दिमाग में पता नहीं कौन सी बात जगी, फौरन मंदिर की तरफ हाथ उठाया, जोर से चिल्लाया, भगवान, बात सच्ची और सही कह रहा हूं, बचा सको तो बचा लो, तुम्हारी वाली अठन्नी तालाब में जा रही है, बचाना हो तो बचा लो। बहुत अच्छे। कविता पढ़ने के बाद दिनेश दिग्गज के चेहरे पे करुणा का ऐसा स्थायी भाव आ गया है, जैसे इसका जन्म चंदा लेने के लिए ही हुआ हो। क्या कमाल की कविता पढ़ी भाई, वाह वाह, अद्भुत। दिनेश दिग्गज, बहुत बढ़िया पढ़ा तुमने, बहुत मजा आया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर अवस्थी? नहीं, मैं शैलेश जी ये कहना चाह रहा हूँ कि दिनेश जी ने एक मुद्दा बहुत बढ़िया उठाया। जी। आदमी प्रवचन सुनने जाता है तो अपने मतलब की बात लाता है। हाँ। पत्नी को उठा के घूम रहा था इनके मोहल्ले में। जी। मेरे मोहल्ले में एक आदमी गया प्रवचन सुन के। अच्छा। सुन के लौटा, तुरंत काम वाली बाई से शादी कर ली, पत्नी को बाहर निकाल दिया। ओहो। मोहल्ले वालों ने पूछा, तूने ये क्या किया? बोला, बाबा जी ने प्रवचन दिया है, माया छोड़ो, शांति के साथ रहो। तो ये बताइए डॉक्टर साहब के शांति कैसी है? चारों तरफ शांति ही शांति है। तो भाई ये हमारी चुहलबाजी तो यहाँ यूं चलती रहेगी, लेकिन अगले कवि जो उस कोने में तैयार है बिल्कुल। यस। जब से कार्यक्रम शुरू हुआ उनकी निगाह सिर्फ तुम्हारी तरफ है, वो लगातार तुम्हें देखे जा रहे हैं।
उनके लिए गीत भी लिखा हूँ सर मैं। अरे वहां से कह रहे हैं कि जो सुनाऊंगा उन्हीं के लिए लिखा हूँ। हाय 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 हाय, ये जो हमारी भाषा का मजा है, ये जो हमारी दक्षिणी थोड़ी बहुत आती है, उन्हीं के लिए लिखा हूँ। तो जरा वहां से उठिए हल्लू हल्लू मुजावर मियाँ, और जरा यहाँ आइए, हम आपके लिए तालियां बजाएंगे ना। मुजावर मारेगा भी। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दिवाली का जो त्योहार है ये रोशनी वाला त्योहार है, मोहब्बतों वाला त्योहार है, और दिवाली मनाने में तब मजा आता है जब रात काली हो। क्या बात है, वाह। अमावस्या की रात को हम दिवाली मनाते हैं, बिल्कुल। तो मैं 4 लाइन पढ़ दो, देखिएगा। हम सीधे साधे लोग जमाने के काम आए, जो कर बने तो सबको हंसाने के काम आए। क्या बात है। और काली कलूटी बीवी को हरगिज न छोड़ना। काली कलूटी बीवी को हरगिज न छोड़ना, मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। ये चश्मा जो है जी, उसकी खास बात क्या मालूम? क्या मैं हाजिर करता हूँ, सुनाए। बालों की नुमाइश में मगन देख रहा हूँ, और बरसों से जिसे उजड़ा चमन देख रहा हूँ। भाई आपके लिए नहीं है। बालों की नुमाइश में मगन देख रहा हूँ, बरसों से जिसे उजड़ा चमन देख रहा हूँ। जिस रोज से ससुरे का लगाया हूँ मैं चश्मा, जिस रोज से ससुरे का लगाया हूँ मैं चश्मा, मैं रात में बकरी को हिरन देख रहा हूँ। भाई क्या बात है भाई, मुजावर साहब क्या बात है भाई, एक बार जोरदार तालियां भाई, कमाल कर दिया। क्या बकरी को हिरन देख रहा। आपके ससुरे के पास एक आध एक्स्ट्रा चश्मा हो तो भेजिए। इनको देखकर मुझे गीत याद आया। हाय 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 हाय। अनएजुकेटेड मतलब जंगली बबूल लफ्ज इस्तेमाल किया। जंगली बबूल, देखिएगा ये इनके लिए आप समर्पित कर रहे हैं, सुनिए। ए में भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल। बबू गो 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 गो। ए में भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल। ए में भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल। कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। ए में भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल। कैसे भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल। कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। ए में भी ये, ए में भी ये, ए में भी ये। और बात मेरी मान तू है, देखने में हूर हाय हाय हाय। और गौर से तू देख मुझे, मैं हूँ लंगूर। और बात मेरी मान तू है, देखने में हूर, गौर से तू देख मुझे, मैं हूँ लंगूर। चांद का है टुकड़ा ये तेरा मुखड़ा, चांद का है टुकड़ा ये तेरा मुखड़ा। कछुए के जैसा है ये मेरा मुसड़ा। तू है कोला कोला, तू है ठंडा ठंडा कूल। तू कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। ये बंद बदर खास देखे जी। बाल लगी मेरे शाहरुख खान की तरह। क्या बात है। और गाल लगी मेरे आमिर खान की तरह। गाल लगी मेरे आमिर खान की तरह। हालत लगी मेरी सलमान की तरह। हालत लगी मेरी सलमान की तरह। सूरत लगी सैफ अली खान की तरह। जॉनी लीवर जैसा मैं हूँ, तू है काजू। काजूल। जॉनी लीवर जैसा मैं हूँ, तू है काजूल। कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल।
अपन हाजिर करता हूँ, देखिएगा। जेल की हवाएं मैंने खाई कई बार, अच्छा, और गांव से हुआ हूँ कई बार तड़ी पार, गांव से हुआ हूँ कई बार तड़ी पार। तेरा बड़ा भाई जो है वो है हवलदार, जो है छोटा जज की चलाता है वो कार। आलू वाला मैं हूँ और तू है क्रीम रूल, क्रीम रूल। आलू वाला मैं हूँ और तू है क्रीम रूल। कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल, इनमें भी ये तू है मैं हूँ जंगली बबूल। कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल, इनमें भी ये आखिरी बंद इस तरह मोहब्बत और संवाद कर रहे हैं। ये बता खास बंद देखिएगा जी। आगरा का ताजमहल है तेरा बदन, हाय हाय, और जुल्फों में तेरी तारों की गई अंजुमन, जुल्फों में तेरी तारों की गई अंजुमन। गेंद जैसी मोटी मोटी खाल है मेरी, गेंद जैसी मोटी मोटी खाल है मेरी। टीबी के मरीज जैसी चाल है मेरी। हाय हाय, तू चमेली मोगरा में धतूरे का फूल, चमेली मोगरा में धतूरे का फूल। कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल, इनमें भी ये तू है मैं हूँ जंगली बबूल। कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। क्या बात है। क्या बात है। मुजावर भाई गया बेचारा, काम से गया। मुजावर भाई आपके लिए वाह वाह, क्या बात है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस था आपका। बहुत बहुत भाई कमाल किया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार एक आदमी ने अखबार में विज्ञापन दिया था कि पत्नी चाहिए, उसके पास 150 लेटर आ गए, हमारी ले जा। मैं जानता हूं कल से शहर शहर में काजोल को लोग काजोल नहीं काजूल ही कहेंगे, और कहेंगे कि काजूल मैं तुझे क्रीम रूल खिलाऊंगा। आपने जो एक नया मुहावरा गढ़ा है, नई भाषा गढ़ी है, उसके लिए वाह वाह, क्या बात है। और आइए अब मिलते हैं हम एक ऐसे कवि से जो नए नए मुहावरे गढ़ता है अपने अंदाज में। उसकी कविता में नाट्य होता है, उसकी कविता में अभिनय होता है, उसकी कविता में आवाज का उतार चढ़ाव होता है। कविताएं सुनाता है तो ऐसा लगता है कि आप वहां पे उपस्थित हैं, और वो हमारे यहाँ उपस्थित है। एक ऐसा कवि जिसे मैं प्यार से आलू कहता हूँ। आलू, और आलू इसलिए कहता हूँ कि आलू बहुत समाजवादी होता है। जरा उठो लाला, संजय झाला। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और दिवाली की आपको अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये मुझे आपको देख के कह रही थी कि इनको देखते मुझे इनके गाल खींचने की इच्छा होती है, ऐसा ये कह रहे हैं। इनको देख के मेरी भी ऐसी इच्छा होती है। देखिए, इन दिनों रामलीलाएं चल रही हैं, दिवाली आने वाली है। मैं दो छोटे छोटे छंद सुनाता हूं, उसके बाद अपनी एक कविता। एक जगह रामलीला हो रही थी, वहां रावण का जो रोल करने वाला था वो अचानक गायब हो जाता है। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग अर्थात पीडब्ल्यूडी का एक ठेकेदार होता है, उसको रावण का रोल दे दिया जाता है। वो क्या करता है आप लोग आनंद लेंगे। मैं छंद सुनाता। स्वागत है संजय। हो एक राम लीला के महंत जी ने ऐसे कहा, लीला का रवानी है तो रावण एक लाइए। मैंने कहा रावणों की कमी क्या है दुनिया में, चाहे जिसको भी सिंहासन पे बिठाइए। कि एक ठेकेदार को बना दिया था रावण जी, बोला माल्यवान से व्यवस्था करवाइए। नल नील राम जी का पुल जो बना रहे हैं उसका ही ठेका मेरे नाम करवाइए। एक छंद और सुनाता हूं। बहुत अच्छे। एक कल्पना कीजिए कि नई नई अभिनेत्री का नया नया पति मरा है, यमराज आया हुआ उसे लेने, और भैंसा पार्क किया हुआ है पास में। दृश्य देखें, अपने मृत पति के जीवन दान हेतु एक अभिनेत्री यमराज सन खड़ी थी। कजरारे नयनों को तीखा कर रही थी कि उस समय लग रही सुंदर वो बड़ी थी। यमराज ने कहा मैं जिंदा इसे कर दूंगा, सुंदरी ये तेरी दशा नहीं देखी जाएगी। एक शर्त पर ही मैं इसे छोड़ रहा हूं कि इसे छोड़ आप मेरे साथ चली आएंगी। बहुत अच्छे। भाई वाह।
आपने फिल्म टाइटैनिक देखी होगी। मेरी एक कविता है इंडियन टाइटैनिक। इसमें जैसे उस टाइटैनिक में था, इस टाइटैनिक में भी तरह तरह के यात्री सवार होते हैं। मैं कविता आप तक पहुंचाता हूं। जी, और दीपावली पे तो एक कविता बिल्कुल मुफीद है कि इतने सारे क्रूज जाते हैं। कल्पना कीजिए दीपावली के अवसर पे ऐसा कोई क्रूज जा रहा है। हाँ बिल्कुल, कविता प्रारंभ करता हूं। उफ, ओह, आह, क्या बात है। डोंट वरी, ये है मुंबई बंदरगाह। जहाज पर लिखा हुआ है नीति, नियम, न्याय और नैतिकता। जहाज रवाना होने से पहले इन चारों नन्नों का बड़ा शोरगुल था। टिकट एक भी नहीं बिका, लेकिन पूरा जहाज फुल था। टिकट चेक कराए गए। कुछ यात्री तहखाने में, कुछ मैखाने में, कुछ दिनेश जैसे थे घुसल खाने में पाए गए। टिकट कलेक्टर सिद्धांत कोने में खड़ा खड़ा रो रहा था बेचारा, क्योंकि कुछ लोकतांत्रिक आत्माओं ने उसे चढ़ते ही मारा। अब प्रारंभ होता है साहब, जहाज में एक भव्य मंदिर होता है। एक अमेरिका से यात्री आता है, स्टैनली मॉरिस नोबल। सोचता है भगवान के दर्शन कर लूं, पूरी यात्रा अच्छी निकलेगी। स्टैनली मॉरिस नोबल जो ही भगवान के मंदिर के दर्शन करके नीचे उतरा, जो ही एक चमत्कार हुआ, उसकी चप्पलें गायब थी। मॉरिस नोबल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। इतने में ही एक श्वेत, धवल, स्निग्ध और हिमाच्छादित देवदूत आकर उसे गीता का उपदेश देने लगा। मां शुचः, शोक मत कर, धैर्य धारण कर, जो होता है वो होता है बिल्कुल सही, मुझे देख मेरी भी गई। तुच्छ चप्पल के लिए आंसू बहा रहा है, मुझे देख क्या मैं रो रहा हूं? मैं रो नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आदमी बड़ा हार्ड हूं। मैं रो नहीं सकता क्योंकि मैं यहां का सुरक्षा गार्ड हूं। थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, जुगाड़ होते ही किसी की भी पहन ले। और ये बात मैंने किसी से नहीं कहन रखी है, मुझे देख मैंने भी ऐसे ही पहन रखी है। मॉरिस नोबल बुलाओ, मैन तुमने जो कहा है वो बात एकदम सही है, लेकिन तुमने जो पहन रखा है अब उनका यही है। अब जहाज आगे बढ़ता है, उसमें प्रेमी प्रेमिका, कितने शानदार प्रेमी प्रेमिका होते हैं। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोले तुझसे प्यार करके तो मेरी तकदीर ही जाग गई। मैंने तुझे इतने लव लेटर पोस्ट किए कि तू पोस्टमैन के साथ भाग गई। अब ऐसा कर, मैंने तुझे जितने भी लव लेटर लिखे थे वो सब मुझे वापस कर दे। प्रेमिका हड़बड़ाई घबराई चिल्लाई, लव लेटर लेके क्या करेगा? आहें भरेगा, मरेगा या ब्लैकमेल करेगा? प्रेमी चूंकि राजस्थानी था, बड़ा इंटेलिजेंट था, बोले ना बंदा आहें भरेगा, न मरेगा, न ब्लैकमेल करेगा, बस तेरा नाम काट के दूसरी का भरेगा। इतने में ही घोषणा होती है, पैसेंजर मे आई हैव अटेंशन प्लीज। हम आप सबके आभारी हैं क्योंकि आप जहाज पर भारी हैं। डूबने के 100% आत्मविश्वास और भरोसे के साथ ये घोषणा की जाती है, ये जहाज निश्चित रूप से डूबेगा क्योंकि ये सरकारी है। क्या बात है। ये घोषणा सुनकर यात्री जागने लगे, इधर उधर भागने लगे। पुलिस वालों की ड्यूटी थी कि यात्रियों को सुरक्षित नावों से किनारों तक पहुंचाएंगे। पुलिस वालों ने कहा यात्रियों की ऐसी की तैसी पहले हम जाए। अब आप स्थिति देखें, सारे पुलिस वाले नाव में बैठ गए हैं, एक ही नाव है और उसमें कोई भी अतिरिक्त आदमी बैठ जाता तो नाव डूब सकती थी। दृश्य देखें, ऊपर से यात्री चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। नीचे से एक पुलिस वाला बोला पहले 50 का नोट लाओ। पुलिस वाले का बलिदान देखें, यात्री ने 50 का नोट निकाला ताजा और पुलिस वाले ने कहा ऐसा कर, तेरी जगह मैं डूब जाऊंगा, तू मेरी जगह आ जा। इतने में ही बगल वाला पुलिस वाला बोला क्यों बे, 50 रुपए के लिए अपनी जान दे रहा है, जान देने के पीछे तेरी क्या रजा है? और पुलिस वाला बोला अगर फोकट का माल जेब में हो तो डूबने में भी मजा है, डूबने में भी मजा है, डूबने। वाह वाह, क्या बात है संजय जी, धन्यवाद। क्या बात है, ये आपके अंदाज में ही हाथ हिला रही हैं।
लगता है रिश्ते में आप दूर के भाई बहन हैं। हाँ जी, वाह वाह, क्या बात क्या बात है, बहुत बढ़िया। संजय जी आपने बहुत बहुत अच्छे ढंग से सुनाया, कमाल कर दिया संजय झाला। सचमुच जब जहाज जाते हैं और उसमें वजन बढ़ जाए तो ऐसा होता है। मुझे याद है एक बार एक हेलीकॉप्टर में 10 पुरुष थे, एक महिला थी। अब पायलट ने कहा कि भाई इसमें वजन ज्यादा है, कैसे उड़ेगा, किसी न किसी को तो कूदना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, एक रस्सी लटका दी गई, उस रस्सी पे सारे पुरुष और वो महिला लटक गई। अब कूदे कौन? तो महिला ने भाषण देना शुरू किया, त्याग मैं करूंगी, कूदना मुझे ही पड़ेगा। मैं माँ हूं, मैं बहन हूं, मैं बेटी हूं, मैंने देश और समाज का निर्माण किया है। आज जब बारी आई है बलिदान की तो फिर से मैं ही कूदूंगी। जैसे ही भाषण समाप्त हुआ 10 ही पुरुषों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। तो भाई इन्होंने तो हमारी दिवाली कमाल की कर दी। आप क्या कहना चाहती हैं इस पे? आपकी लाइफ में दिवाली की क्या इंपॉर्टेंस है? अरे मैं तो शादी दिवाली की वजह से हुई। वाओ, हाँ। वो कैसे? अरे मेरी होने वाली वाइफ ने मुझे धमकी दी थी कि दिवाली तक मैं अपने माँ बाप से उसके बारे में बात कर लूं। एक मिनट, पर अगर आप दिवाली तक बात ना करते तो उसने कहा अगर दिवाली तक बात नहीं की तो उसके 2 दिन बाद ही भाई दूज आता है। तो स्वागत है आपका दिवाली का माहौल है। दिवाली के माहौल में यहाँ पे हंसी के पटाखे हैं, व्यंग की फुलझड़ियां हैं और ठाके ठाके उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। कविता तो हर दिल में पलती है। हाँ। और हमारे साथ एक मेहमान आज ऐसे हैं जो कवि नहीं है। तो हमने कहा कविता का ये मंच तो सबका स्वागत करता है, हम तो बाहें खोल के खड़े, जो आए चाहे मन में जैसा आए वैसा सुनाए, लेकिन सिर्फ परिणाम में हमारे चेहरों पे हंसी आए। राजीव निगम। दीपावली के इस खास पावन पर्व पर ये मंच सजा हुआ है, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। और दीपावली की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कितनी लाइटिंग वाइटिंग कर रखी है, कितने लैंप जल रहे हैं। वैसे इतने जलाने की क्या जरूरत थी, एक हेलोजन ही काफ़ी था। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मेरा नाम राजीव निगम है। मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ जी। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। मेरी भी एक प्राइवेट पत्नी है। प्राइवेट? जी हाँ, प्राइवेट है। सबकी प्राइवेट होती है, सरकारी किसी की नहीं होती है। दिवाली का दिन यूपी के लिए बड़ा खास होता है जी, क्योंकि यही वो दिन होता है जब यूपी में कहीं पर अंधेरा नहीं होता। बहुत अच्छे। लाइट से लोग इतना त्रस्त हैं कि पूछिए मत, और लाइट के बिल से उससे ज्यादा त्रस्त हैं जी। एक शख्स तो चिल्ला रहा था, कहने लगा ये देखो मेरा लाइट का बिल 50 रुपए आ गया। मैं बोला इस महंगाई के जमाने में 50 रुपए में ये हालत हो रही है? बोले भाई साहब आपको पता नहीं है, सिर्फ कैंडल और माचिस ढूंढने के लिए लाइट जलाता हूँ फिर बंद कर देता हूँ। पीछे से दूसरा आदमी चिल्लाया 50 रुपए तो छोड़ो, मेरा बिल देखो 20 रुपए आया है। हमने कहा 20 रुपए में तू चिल्ला रहा? बोले भाई साहब आपको पता नहीं, मेरे घर में लाइट का कनेक्शन ही नहीं है फिर भी बिल भेज दिया। बहुत अच्छे राजीव जी, बहुत अच्छे। दिवाली के लिए मैं अपने बच्चों को लेकर के बाजार गया, फुलझड़ी अनार पटाखे वगैरह दिला रहा था। तभी मैंने देखा पड़ोस में एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ शॉपिंग कर रही थी। अच्छा। लेकिन खास बात यह थी कि उन 4 बच्चों में 5-5 साल का अंतर था। मैंने मोहतरमा से पूछा, हमने कहा मैडम ये 4 बच्चों के बीच में 5-5 साल का अंतर मेंटेन कैसे किया? बोली वेरी सिंपल, मेरे पति एमएलए हैं। मेरे पति एमएलए हैं, 5 साल में सिर्फ एक ही बार आते हैं। तभी पीछे से देखा एक 3 साल का बच्चा मम्मी मम्मी कहते हुए आगे आया। मैं बोला ये 3 साल का ये क्या है? बोले देश में कभी कभी मध्यावधि चुनाव भी हो जाते हैं। और वैसे देखा जाए आजकल हर पत्नी अपने आप में रानी लक्ष्मीबाई है। क्या बात। बच्चे को बाई की गोद में डालकर पति की लक्ष्मी निकाल के रानी बनी घूम रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो मेरी भी जो पत्नी है मैं आपको बता दूं कि बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है, चिकनी बम पटाखा आइटम है एकदम। ऐसा मेरे मोहल्ले के लड़के बोलते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं कि मेरी पत्नी सुंदर नहीं है, मेरी पत्नी मेरे बॉस की पत्नी से ज्यादा सुंदर है, ऐसा मेरा बॉस बोलता है। जबकि हकीकत यह है कि वो 1 नंबर की कामचोर, दुष्ट, निकम्मी, नालायक, ऐसा तो मैं बोल ही नहीं सकता, मेरी माँ बोलती है। अब आप सोचते होंगे कि मैं क्या बोलता हूं, तो मेरी इतनी हिम्मत कहां कि उसके सामने मैं कुछ बोलूं। दूसरे की पत्नी के बारे में सुन के बड़ा मजा आ रहा है। तो मैं ये बता दूं कि ये मेरी पत्नी का किस्सा नहीं, ये दिग्गज साहब बैठे हैं, बोलना भूल गए थे, उनकी पत्नी का किस्सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपावली का त्योहार जी
समय और वक्त के साथ कितना बदलता चला गया वो मैं आपको कुछ पंक्तियों में बताऊंगा। बचपन में दिवाली के आते ही हम सब बड़ा खुश होते थे, बड़ा आनंदित होते थे। हमारे पिताजी एक थान से कई मीटर कपड़ा लाते थे और चारों बच्चों को काट कर उसी से कपड़े सिलवाते थे। जूते का फटा हुआ तला दिवाली में ही सिला जाता था। क्या बात है। और मेरे पिता खुद पॉलिश लेकर के सारे बच्चों के जूते चमकाते थे। वाह 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 वाह। मेरे पिता खुद पॉलिश लेके सारे बच्चों के जूते चमकाते थे। एक फुलझड़ी में आधी देर भैया और आधी देर हम जलाते थे। इस तरह कुछ फुलझड़ियों में ही हम शान से दिवाली मनाते थे। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरी माँ चौके में तरह तरह के पकवान बनाती थी और बच्चों को बड़े प्यार से खिलाती थी। फिर मेरे पिता साइकिल के अगले हिस्से में 2 बच्चों को बिठाकर और पिछले हिस्से में 2 को बिठाकर पूरी शहर में आतिशबाजी दिखाते थे। वाह वाह वाह। और वापस आते समय कुछ मूंगफलियां खरीद करके हम लोगों की जेब में डाल देते। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वाह वाह राजीव जी, बहुत अच्छे। और उन जेबों को हम भरा हुआ खजाना समझकर खूब इतराते थे। बड़े शान से दिवाली मनाते थे। शान से दिवाली मनाते थे। भाई क्या बात है। लेकिन अब हम दिवाली मनाने में बड़े कच्चे हैं क्योंकि मेरे पास एक मुम्मैया पत्नी और 2 मुम्मैया बच्चे हैं। वाह 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 वाह। मेरा बड़ा बेटा दिवाली के दिन मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाता है और 10,000 के जूते और जीन्स खुद ही खरीद लाता है। और मेरा छोटा बेटा ड्राइवर के साथ दोस्तों के यहाँ दिवाली पार्टी मनाने जाता है और 20,000 का चूना लगा आता है। मेरी पत्नी पकवान बनाने की जगह होटल से ऑर्डर करके खाना मंगवाती हैं और खुद किटी दोस्तों के साथ में पत्ते खेलने चली जाती हैं। क्या बात है भाई, बहुत। दियों की जगह दिल जलता है। 50,000 खर्च करने के बाद भी मैं अपने आप को घर में अकेला पाता हूँ। पहली जैसी दिवाली अब नहीं मना पाता। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई। राजीव कह रहे थे कि वो कवि नहीं है, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने सुनाया निश्चित तौर पे बेहद प्रभावी था। और दिवाली की बात कर रहे थे कि पहले दिवाली कुछ और थी और आज दिवाली कुछ और है। तो इस सच पे मुझे अपनी एक बेहद प्रिय पंक्ति याद आती है जो किसी कविता में मैंने कही थी कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। क्या बात है, वाह। क्या बात है शैलेश जी। भाई दिवाली का माहौल है और दिवाली के माहौल पे सिर्फ पटाखों की आवाज ही नहीं होती। इन दिनों आपके घरों में आवाज हो रही है ठहाकों की भी, क्योंकि आपके साथ है वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, अगर आपको दिवाली पे सिर्फ एक चीज लेने की इजाजत दी जाए तो आप कौन सी चीज लेंगे? आपसे दूर होने की इजाजत। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए कि अगर आप सिर्फ एक चीज लेने की इजाजत हो आप तो क्या लेंगे आप? मैं बिना लिमिट का क्रेडिट कार्ड। क्यों, मैंने जो आपको दे रखा है वो आपने खो दिया है? नहीं, वो उसकी लिमिट खत्म आने को ही है। लिमिट खत्म होगी ही ना, क्योंकि महिलाओं को शॉपिंग से दूर रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। खैर, इन्हें तो मैं शॉपिंग से दूर रख लूंगा, लेकिन जो हमारा आम आदमी जिसके भीतर कविताएं हैं उसे कविताओं से दूर रखना थोड़ा सा मुश्किल है। वो कैसे अपनी कविताएं बाहर लेके आता है, जरा देखते हैं। मत पूछ मोहब्बत में क्या क्या जख्म खाए हैं, उसके घर के सामने हिमेश के गाने गाए हैं। हर महीने बढ़ जाता है मोबाइल का बिल और अब इसीलिए नहीं लगता मेरा पढ़ाई में दिल। कुछ पल मिलते हैं कुछ पल के लिए, इसलिए जी लो इन्हें हर पल के लिए। ये वक्त तो एक रेत की तरफ फिसल जाएगा और दे जाएगा यादें उम्र भर के लिए। सावन का महीना और पवन करे शोर, अरे अपनी ही शायरी सुन के मैं खुद हो गया बोर। तेरी झील सी आंखों में डूब जाने को जी करता है, मगर क्या करो तेरा इतना बड़ा चश्मा बीच में आ जाता है। बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनिमल, जब पापा जाते हैं ऑफिस मम्मी को जाते हैं भूल। हैप्पी दिवाली। बाबा कितनी अच्छी होती है मैंगो आदमी की कविताएं। मैंगो आदमी, भाई वाह क्या प्रयोग किया है भाई, वाह वाह वाह। ये अनुवाद बड़ा कमाल का है। जैसे लोग जब अनुवाद करते हैं तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, राइट। जब एक आदमी से पूछा गया कि जब एक काम हुआ, पहले हुआ फिर नहीं हुआ और फिर जब हुआ तो बहुत बार बार हुआ, तो इसका अनुवाद कीजिए। उसने कहा वर्क फर्स्ट नॉट डन, व्हेन इट इज डन 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 डन। तो ये उसी तरह का अनुवाद था। लेकिन
आम आदमी अपनी कविताएं इसलिए सुनाता है कि उसमें कहीं चाह है कि वो प्रसिद्ध हो। हमारे ऐसे ही मित्र हमारे एक साथ हैं जिन्होंने अभिनय के क्षेत्र में बड़ा नाम किया है। उन्होंने बहुत सारे सीरियल्स में अभिनय किया, कुछ अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन आपके दिलों पे छा गए वो सिर्फ एक नाम से, पत्रकार पोपटलाल यानी कि श्याम पाठक। मेहता साहब, हाँ? वो आपने बोला था ना, वो कहाँ है? अरे कौन वो? कविता। वो तो तुम्हारे पास होगी ना? अरे मेरे पास होती तो मैं यहाँ क्यों आता भाई? कविता तो आपके पास है। एक मिनट पोपटलाल भाई, कौन सी कविता इनके पास है? एक मिनट। अंजलि भाभी, इन्होंने कहा था कि कविता इनके पास है, वो कविता से मुझे मिलवाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ भाई। कविता कहाँ है? मिलवाइए। हे भगवान, मैं कविता से मिलवाऊंगा ऐसा नहीं कहा था, मैं कविता सुनवाऊंगा ऐसा कहा था। एक बार मिलवा दीजिए, जिंदगी भर सुनता रहूंगा। देखो तुम पोपटलाल भावनाओं में मत बहो, इमोशन में मत आओ। देखो करोड़ों लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं और करोड़ों लोग हैं मतलब करोड़ों लड़कियां भी होंगी। क्या बात कर रहे हैं? और करोड़ों लड़कियां प्रोग्राम देख रही होंगी और कविता का प्रोग्राम है मतलब उन्हें कविता से प्यार होगा। 4 लाइन सुना दो, हो सकता है तुम्हारी कविता सुनकर कोई तुम्हें पसंद कर ले। अच्छा हाँ, तो ठीक है फिर सुनिए। सुनाइए। हाँ। देखिए, वैसे मैं कवि तो हूँ नहीं जी। यहाँ बैठे हुए सारे दिग्गज कवि और हमारे देश के सारे महान कवियों को शत शत प्रणाम करके मैं एक छोटी सी कोशिश करता हूँ। जी सुनाइए। भाई, पेट्रोल के दाम कम करो या न करो, हाँ। खाने की कीमतें बढ़ा सबको डरा दो, हाँ। मेरी सेहत पे सबसे फर्क पड़ता नहीं। अब आप इस दिवाली बस मेरी शादी करा दो। भाई मुझे इस दुनिया के बवाल से बचाइए। मुझे और कुछ नहीं, बस एक बीवी चाहिए। तो यहाँ बैठी सारी महिलाएं जरा गौर कीजिएगा, मुझे और कुछ नहीं, बस एक बीवी चाहिए। मैं भी दिवाली मनाना चाहता हूँ, एक हमसफर के साथ फुलझड़ी जलाना चाहता हूँ। बस एक फुलझड़ी दिला दो, आप इस दिवाली मेरी शादी करा दो। भले ही शादी के बाद हर आदमी का मामला चौपट होता है, पर शादी के पहले हर आदमी पोपट होता है। थैंक यू सो वेरी मच यहाँ आने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। क्या बात है, वाह। अब वक्त आ गया है हमारे उस कवि मित्र को सम्मानित करने का जिसने जीवन में सिर्फ कविता के क्षेत्र में ही काम नहीं किया, व्यंग्य भी लिखे और कई पुस्तकें जिनकी प्रकाशित हुई। और आज दीपावली के इस माहौल में हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में हास्य व्यंग्य का एक ऐसा अनूठा कवि है जिसने जीवन में बहुत संघर्ष किए। उसके संघर्षों को मैंने करीब से देखा है, लेकिन हर संघर्ष के बाद वो हंसी निकाल के लाता है। संजय झाला। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। संजय, हम आपका स्वागत करते हैं और जैसी की परंपरा है कि परिवार का एक सदस्य यहाँ उपस्थित रहता है और आपकी जीवन संगिनी यहाँ उपस्थित है, मुझे बड़ी खुशी होगी छाया को यहाँ बुलाने में। छाया जी आइए। छाया, स्वागत है आपका यहाँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है आपके पिता कवि हैं। हाँ जी। आपके भाई कवि हैं प्रवीण शुक्ल, पिता ब्रज घायल, और आपके पति कवि हैं। सारे कवियों के आसपास कैसा महसूस करती हैं आप? जब मुझे पता चला मैं कवि की बेटी हूँ और कवि की बहन हूँ और मुझे पति भी कवि के रूप में मिल रहे हैं, तो मुझे लगा परमात्मा के दंड देने का साहित्यिक तरीका है। हास्य व्यंग्य के कवि है संजय झाला, घर में कैसा बर्ताव करते हैं? कल ही ये पूजा कर रहे थे तो मेरी तरफ देखकर बोले, हे भगवान, जैसी पत्नी मेरी है ऐसी हिम्मत करके एक तू भी रख के दे। अच्छा, आपके 2 बेटे हैं ईशान और अभिसार। हाँ जी। भाई, पिता कवि, भाई कवि, आपका ये कवि, तो उसमें उनमें कुछ कविता के गुण आए हैं क्या? हाँ जी, मेरा छोटा बेटा ईशान हाँ। एक दिन मेरे पास आया और बोला, मम्मा मैंने एक कविता लिखी है। अच्छा। तो मैंने कहा, बेटा सुनाओ। बोला, मम्मा मैं आपका, शानू भैया बाप का। क्या कविता है भाई, बहुत अच्छे, क्या बात है। इस दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके जीवन में बेहद आनंद बना रहे, उत्सव रहे हमेशा। रमेश गुप्ता चातक कहते हैं कि हो चाहे तिमिर घना, दीपावली कायम रहे, जिंदगी के इस नगर में एक गली कायम रहे।
और परछाइयां कहने लगी ये तो समय का फेर है, हो चाहे बीमार जितने, जिंदा दिली कायम रहे। वाह वाह, क्या बात है। कायम रहेंगे हम भी और कायम रहेंगे आप भी, हम हंसाने के लिए और आप हंसने के लिए। अगले शनिवार रात ठीक 10 बजे उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। हैप्पी दीपावली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त तारक मेहता, और मैं जानता हूं कि इस वक्त आप प्रतीक्षा में हैं कि मैं कब आके कहूंगा चलिए मैं और आप मिलके एक बार कहते हैं वाह वाह क्या बात है। प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये इंसानी जिंदगी का सबसे खूबसूरत जज्बा है, सबसे हसीन पहलू है। मोहब्बत के कई पहलू हुआ करते हैं, लेकिन जब लड़का और लड़की एक खास उम्र में खास किस्म का प्रेम किया करते हैं तो कई खास किस्म की बातें हो जाती हैं। जैसे हुआ यूं कि एक प्रेमी और प्रेमिका बैठे हुए थे पार्क में और बातें कर रहे थे कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कितना मरते हैं, चलो अब शादी कर लेते हैं। तो प्रेमिका ये सुनकर कुछ देर मुस्कुराई और कहने लगी कि लेकिन हम लोगों से शादी करेगा कौन। मोहब्बत में भी आदमी फायदा ढूंढा करता है, लेकिन अगर अच्छा साथी ना हो, अच्छा हमसफर न हो तो जिंदगी बिना मोहब्बत के रह जाती है। लेकिन मेरे साथ तो एक हमसफर है जिससे आप भी मोहब्बत करते हैं, और देखते हैं कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे साथ मेरी को-होस्ट नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बाय द वे, ये 3 नमस्कार क्यों? एक पे 2 फ्री। आपकी अंजलि तारक मेहता स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। वैसे बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे आप जनाब, और वो भी इस उम्र में। सही कहा तुमने, तुम्हारी उम्र इस लायक नहीं रही कि मैं प्यार मोहब्बत की बातें करूं। लेकिन मुझे एक शायर का शेर याद आ गया। वो कहते हैं कि बुझ चुका है तेरी मोहब्बत का हुक्का। हाँ? बुझ चुका है तेरी मोहब्बत का हुक्का, ये तो हम ही हैं जो अब तक गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो सुनाएंगे कुछ ऐसा कि आप घर में बैठ के हंसेंगे भी, छाके भी लगाएंगे, तालियां भी बजाएंगे और कहेंगे वाह वाह क्या बात है। कि तन्हा खड़ा था मैं, वो आके मुझसे सट गई। अच्छा। मुझको बड़ी खुशी हुई कि लड़की पट गई। उसका मुझे मदहोश करना बेगरज ना था। जब होश में आया तो देखा जेब कट गई। हमारी बनी बनाई किस्मत टूटने को आ जाए, मेरे प्यारे प्राणनाथ आप क्या करें कि आप और मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह अकेले स्कूटर से जा रहे हैं और रास्ते में लुटेरे लूटने को आ जाए। हाँ। मैंने कहा वर्षों से गुलामी के अंधेरे में सोया हूँ, जाग जाऊं, तुझको लुटेरों के बीच में अकेला छोड़ के मैं तो भाग जाऊं। दिल की गमी पर जब पतल यादों की बोगे, जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की गमी पर जब पतल यादों की बोगे। एक बार यदि इनका इशारा हो जाए तो शादीशुदा भी कुंवारा हो जाए। और इश्क का रोग बड़ा खतरनाक है जालिम, पहलवान भी सूख कर छुहारा हो जाए। हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा। फिर भी एक रिश्ता आया। बहुत अच्छे। लड़का कवि है। पिताजी ने बिचौलिए को बड़ी शर्मिंदगी से बताया। बहुत अच्छे। बिचौलिया बोला ये लड़की को भूखे तो नहीं मरने देगा। पिताजी बोले ये भूख ही नहीं लगने देगा। तीनों हमारे साथ उपस्थित है। पहला आदमी जो बड़े मुश्किल से चेहरे पे शराफत का लबादा ओढ़े बैठा है और अपने शहर में बहुत बदनाम हो गया तो खुद ने ही अपना नाम रख लिया शरीफ। क्या बात है। शरीफ भारती। डॉक्टर विष्णु सक्सेना। विष्णु क्या कहते हैं अपनी मोहब्बत के इन गीतों के बारे में? जमीन जल रही है फिर भी चल रहा हूँ मैं, खिजा का वक्त है और फूल फल रहा हूँ मैं। क्या बात। हर तरफ आंधियां हैं
नफरतों की मैं फिर भी दिया हूँ प्यार का, हिम्मत से जल रहा हूँ। हाय 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 हाय, भाई बहुत अच्छे। और उसके बाद जो हमारा ये रचनाकार बैठा है, कितना खूबसूरत है देखो। चार्ल्स डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था कि मनुष्य पहले बंदर था। मैं संदीप को जब जब भी देखता हूँ मुझे चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत याद आने लगता है। पर जो मनुष्यता की वर्तमान स्थिति में देख रहा हूँ, उससे मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाली पीढ़ियां भी फिर बंदर ही पैदा होने वाली हैं। तो भाई प्रारंभ करते हैं हम हास्य की आरती, और हास्य की आरती के लिए हमारे पास है शरीफ भारती। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। देखिए, ये प्यार मोहब्बत का मामला है। मैं 4-6 शेर आपको बर्दाश्त करवाने के लिए दूंगा, उसके बाद आपका हाजमा अच्छा होगा तो और शेर बर्दाश्त करवाऊंगा। कि जो गले मिला में तपाक से, मोहब्बत में तपाक से मिला जाता है। जो गले मिला में तपाक से, तो मुझे झिंझोड़ के बोली वो, आहा मेरे घर में हो जब मेरे मियाँ, जरा फासले से मिला करें। एक शेर मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ जी, कि दिल को पकड़ो कसके यारो, लापता हो जाएगा। ओहो, अल्लाह जाने किस हंसी से राब्ता हो जाएगा। राब्ता मतलब संपर्क। अल्लाह जाने किस हंसी से राब्ता हो जाएगा। और जुल्फ में तेरी उलझता जा रहा हूँ रात दिन, सामने की लट हटा लो रास्ता हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि तन्हा खड़ा था मैं, वो आके मुझसे सट गई। अच्छा, मुझको बड़ी खुशी हुई कि लड़की पट गई। उसका मुझे मदहोश करना बेगरज ना था, जब होश में आया तो देखा जेब कट गई। और प्यार की एक और कहानी आपको जी इरशाद सुनाए। कि तेरे चक्कर में लड़ाई हो गई सलमान से। मेरे चक्कर में? तेरे चक्कर में लड़ाई हो गई सलमान से, ईमान से। पान खा लो, लाया हूं मैं भूरे की दुकान से, ईमान से। मैं एक मशवरा दे रहा हूं जी, जो लोग घर जमाई बन जाते हैं, ससुराल में जाकर रहने लगते हैं, कि घर जमाई बनने के ससुराल में खतरे भी हैं, लफड़े भी हैं। अच्छा, घर जमाई बनने के ससुराल में खतरे भी हैं, लफड़े भी हैं। झांकती रहती है मेरी सास रोशनदान से, ईमान से। एक शेर और बर्दाश्त कर लें। जी इरशाद। जिंदगी भर की कमाई ले गया, चोर मेरी पाई पाई ले गया। ओहो, जिंदगी भर की कमाई ले गया, चोर मेरी पाई पाई ले गया। वाकया बतलाया थानेदार को, करके मेरी ही पिटाई ले गया। आपका आशीर्वाद चाहूंगा इस शेर पे। आशीर्वाद। वैसे शरीफ इनकी उम्र आशीर्वाद देने की ही है। जी, वाकया बतलाया थानेदार को, करके मेरी ही पिटाई ले गया। और दोनों आंखों से अजब सेटिंग हुई। अच्छा, दोनों आंखों से अजब सेटिंग हुई, एक भैंगा 2 लुगाई ले गए। एक गजल मैं गा के सुनाना चाहता हूँ। जरूर जरूर सुनाए। कि मार कर मेरे पत्थर छुपा कौन है, मार कर मेरे पत्थर छुपा कौन है, बोलता भी नहीं ये मुआ कौन है। क्या बात है। और एक तरफ चोर है, एक तरफ है पुलिस, एक तरफ चोर है, एक तरफ है पुलिस, तुम ही बतलाओ तो लूटता कौन। क्या बात है भाई, वाह वाह, मेरे पत्थर छुपा कौन है। और इसी में एक शेर के, एक तरफ ईंट है, एक तरफ मेरा सर। क्या बात है। अच्छा, ये ईंट जो है ना लड़के ही मारती है ना, इसलिए उन्होंने कहा क्या बात है। एक तरफ ईंट है, एक तरफ मेरा सर, तुम ही समझाओ तो फूटता कौन है। मार कर मेरे पत्थर छुपा कौन है। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या बात है भाई, शरीफ भारती कमाल कर दिया आपने। मोहब्बत की शायरी जो सुनाई, मेरे ख्याल से कई लोगों के दिलों में मोहब्बत करने की आस जगा दिया आपने आज। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सारा मुल्क उस वक्त एक ही चीज कहता है जो इस वक्त हम शरीफ भारती के लिए कहने जा रहे हैं, वाह वाह क्या बात है।
मैं जानता हूं जो हमारे अगले कवि मित्र हमारे साथ हैं उनके लिए भी सारा मुल्क तालियां बजाएगा और भाई कहेगा क्या बात है, बड़े युवा हैं वैसे तो लेकिन कमाल की बातें करते हैं। वो मध्य प्रदेश में एक जगह है धार, जो बड़ा ऐतिहासिक नगर है, राजा भोज जहाँ पे हुए वहां से आते हैं। उन्हें देख के अक्सर मुझे एक कहावत याद आती है, कहाँ राजा भोज और कहाँ कंगू तेली। अरे ऐसा नहीं होता है। इस कहावत का मतलब ये है कि चाहे राजा हो या रंक, इस समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसे संदीप शर्मा ने अपनी कविताओं से प्रभावित न किया हो। हमारे बीच धार से आते हैं संदीप शर्मा। मोहब्बत शीर्षक से बातें हो रही हैं जी। जब मेरी बात आती है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कोई अंतरिक्ष का शब्द है, क्योंकि कभी हुई नहीं। अगर अपनी तरफ से अपन मोहब्बत करें तो भी अपना चेचिस देखना पड़ता है। अपना चेचिस हो रहा है भालू जैसा, तो अपने ऊपर कोई नेहाजी मरने वाली है क्या? मोहब्बत है, कुछ भी हो सकता है। ओहो, मोहब्बत में बातें बड़ी गजब की होती है भाई साहब। हाँ। माखनलाल जी चतुर्वेदी ने लिखा, जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे रहा नहीं है। अपन उसी दिन से सीमा के घर के बाहर बैठे और कई बार सीमा उल्लंघन करने की कोशिश की। जब भी अपन ने सीमा तोड़ी तो उसके पहलवान भाई ने अपने हाथ पैर तोड़ दिए। इधर उधर कहीं बात नहीं करते, अपन ढंग से अपनी पत्नी से बात करते हैं। जी। मेरी पत्नी चिल्लाई कि मैं सती नहीं होऊंगी। मैंने कहा करेगा भी कौन, और तू भी पीछे ही पीछे ऊपर आएगी, ऐसा पता हो तो मरेगा भी कौन। अब आपको बताऊं बिल्कुल गजब की, मतलब ऐसी घटना हुई कि मेरे गाल पे मच्छर काट रहा था। पत्नी ने झापट मारा, उसको मार दिया मच्छर को। मैंने कहा मारी? बोले नहीं, मैंने मच्छर को मारा। मैंने कहा तूने मच्छर को भी क्यों मारा? बोले मैं सहन नहीं कर सकती कि मेरे होते हुए आपका खून और कोई पिए। भाई बहुत अच्छे। मेरी पत्नी मेरे से बात करी और कविता का आनंद लेना। क्या हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए? मेरे प्यारे प्राणनाथ आप क्या करें कि आप और मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह अकेले स्कूटर से जा रहे हैं और रास्ते में लुटेरे लूटने को आ जाएं। ये आपकी पत्नी आपसे पूछ रही है। हाँ। जी जी। मैंने कहा वर्षों से गुलामी के अंधेरे में सोया हूँ, जाग जाऊं, तुझको लुटेरों के बीच में अकेला छोड़ के मैं तो भाग जाऊं। भाई संदीप वाह। इतना अच्छा मौका हो तो कौन चूके, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी पे कौन रुके। और तू तो कभी भी मेरे संग चल देना। स्पिन बॉलिंग देखना मेरी, हास्य से किस तरह से व्यंग तक ले जाता हूँ। तू तो कभी भी मेरे संग चल देना। ये ठोका पीटी अभी हमारे इन क्षेत्रों में सदियों चलेगी, ये व्यवस्थाएं अभी और हमको वर्षों चलेंगी। न जाने कब हमारे यहाँ शिक्षा और उद्योग का सूर्योदय होगा, न जाने कब दूर आम जनता का भय होगा, न जाने कब हमारे तन पर फिर से खादी आएगी, न जाने कब इस देश में सच्ची आजादी आएगी। वाह वाह, बहुत न जाने कब इस देश में सच्ची आजादी, भाई क्या मोड़ दिया, न जाने कब इस देश में सच्ची आजादी। भाई बहुत बढ़िया संदीप शर्मा, आपने कमाल किया। मोहब्बत की बहुत सारी बातें बताई और मोहब्बत में जो सबसे बढ़िया जानकारी आपने दी वो ये दी कि आपकी पत्नी ने जब पूछा कि भाई लुटेरे आ जाए तो आप क्या करेंगे, आपने कहा कि मैं छोड़ जाऊंगा वहां पे। ऐसा कर सकते हैं। तब एक शायर के दो शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि गरीबों का बहुत कम हो गया है वेट, क्या कीजिए। गरीबों का बहुत कम हो गया है वेट, क्या कीजिए। अमीरों के निकलते आ रहे हैं पेट, क्या कीजिए। हमें जिनसे मोहब्बत थी उसके 8 बच्चे हैं। तकल्लुफ में बिरादर हम हो गए लेट, क्या कीजिए। और हमारे बीच एक ऐसा गीतकार है जो मोहब्बत में आज तक कभी लेट नहीं हुआ, क्योंकि उसने जिंदगी में मोहब्बत के सिवाय कुछ नहीं किया। वो जहां देखता है मोहब्बत देखता है। हमारे बीच में है डॉक्टर विष्णु सक्सेना। संसार में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक जो मोहब्बत को मजाक समझते हैं जैसे आप लोग, दूसरे वो लोग होते हैं जो मजाक को मोहब्बत समझ बैठते हैं। मजाक को भी मोहब्बत समझते हैं। भाई क्या बात है। एक मोहब्बत की परिभाषा बताता हूँ। मैं बहुत छोटा कवि हूँ। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। वाह। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे।
आपके लिए। उप्स। कुदरत ने बनाया तुम्हें सांचे में ढाल कर, ऐसे में कोई कैसे रखे दिल संभाल कर। क्या बात है। बेदाम चीज थी तो उस पे दाम क्यों लिखा? वाह। तुम रति ही नहीं थी तो मुझे काम क्यों लिखा? क्या बात है। जब प्यार ही नहीं था तुम्हें हमसे फिर कहो, चुपचाप हथेली पे मेरा नाम क्यों लिखा? क्या बात है। मैंने बहुत पहले गीत लिखा था और मेरे जीवन का सबसे रोमांटिक गीत है। स्वागत सुना। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले। वाह वाह। और पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे, क्या बात। क्या पता फिर ये चंदन मिले ना मिले। बहुत अच्छे। जब मिले तुम तो ऐसा लगा एक पल, सारी खुशियां जहां की हमें मिल गई। क्या बात है। जाने कैसी हवा बह चली उस घड़ी, गिर के सूखी हुई सब कली खिल गई। क्या बात है। और ये पंक्ति आपके लिए जी। कि छू के देखो जरा अनछुए फूल को, क्या पता फिर ये मधुवन मिले ना मिले। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे। आपने इस गीत से तो कई लोगों का दिल चुराया है, लेकिन मुझे पता चला कि एक बार आपके घर में चोर आ गया था। शरीफ भारती मुझे बता रहे थे, तब क्या हुआ था शरीफ, जरा बताएं। सर एक बार इनके यहाँ चोर आ गया था। हाँ। तो वो तमंचा लिए हुए था, तो ये इस गीत को इन्होंने दूसरे ढंग से गाया था। जी। आओ एक बार फिर से हमें लूट लो, फिर मेरे घर में बर्तन मिलेगा। कोट तुम खींच लो, टाई तुम खींच लो, फिर ये पतली सी गर्दन मिलेगा। आओ। बहुत अच्छे। लेकिन डॉक्टर विष्णु जी, लोग कहते हैं कि मोहब्बत में आदमी रोता जरूर है, आपका इस पे क्या कहना है? बस इसी पृष्ठभूमि से जुड़ा एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। नदियाँ जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे, क्या बात है। रूठ गए हैं स्वर जिस दिन से टूट गए एक तारे। जब तक नील गगन में रहते चमक नहीं खोते हैं। वाह वाह। जाने कहाँ चले जाते हैं टूटे हुए सितारे। क्या बात है। सपने अपने हो जाएंगे जब भी सोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। मुझे ये प्रेम पे जितने गीत लिखने वाले लोग हैं जीवन भर कभी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं मारवाड़ी आदमी हूँ। मुझसे कई लोग कहते हैं आप प्यार पे गीत क्यों नहीं लिखते। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं लिखता कि आदमी प्यार पे गीत लिखे, इतने में तो 8 बार प्यार कर ले। भाई समय नष्ट करने की क्या जरूरत है। वैसे आप किसको बुला रहे हैं? हम किसको बुला रहे हैं भाई, ये प्रश्न बड़ा रोचक है। हमारे जो 3 कवि मित्र हैं
वो तीनों ही बहुत अद्भुत काव्य पाठ कर चुके हैं, लेकिन हम बुला रहे हैं उसे जिसे कविताओं से बेपनाह मोहब्बत है, एक ऐसा कवि जिसने कई रूप जिंदगी के जिए। वो पत्रकार भी रहा और कविता के मंच से शुरुआत की, फिर स्टैंड अप कॉमेडी भी की, बहुत सारे काम उसने किए, लेकिन मूलतः उसके भीतर का कवि हमेशा उसे कहता रहा कि भाई जिंदगी वही है जहां कविता है। इसलिए आज हमारे बीच आ रहे हैं सुनील सावरा। धन्यवाद, आपने मेरे सम्मान में इतनी जोरदार ताली बजाई। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कवि नहीं हूं, लेकिन कभी कभी जब कविता के कीड़ा ज्यादा काट जाता है तो सुनील सावरा बिना बुलाए ही आ जाता है। सबसे पहले मैं इतना कह दूं कि आप दोनों की जोड़ी कितनी लग रही है भली। आप भी बोलो वाह वाह। अरे आप दोनों की जोड़ी कितनी लग रही है भली। शैलेश जी सलीम तो नेहा जी अनारकली। और एक बार यदि इनका इशारा हो जाए, वाह वाह, एक बार यदि इनका इशारा हो जाए तो शादीशुदा भी कुंवारा हो जाए। और इश्क का रोग बड़ा खतरनाक है जालिम, पहलवान भी सूख कर छुहारा हो जाए। और आपको देख के एक शेर याद आ रहा है नेहा जी। जी। शेर क्या, मेरा रिसर्च है कि शादी के पहले प्रेमिका रोमांटिक नजर आती है, शादी के बाद उसका रोम रोम एंटिक नजर आने लगता है। बहुत अच्छे। ये मेरे बड़े भाई हैं, बड़े कवि तो हैं, ये मुझे हमेशा सही सीख देते हैं, बाद में वो सीख गलत हो जाती है। पिछले दिनों मैंने इनसे पूछा, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे पट नहीं रही, मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि मुझ पे खुश हो जाए। ये बोले मेरा मोबाइल नंबर दे दे। मैं तो क्या कुंवारा यहाँ वहाँ ट्राई मारते रहता हूँ। पिछले दिनों मैं नरीमन पॉइंट चला गया, वहां पर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को ऊंची ऊंची छोड़ रहा था। वो बोल रहा था तुम मुझसे शादी कर ले, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आसमान से चांद सितारे तोड़ कर लाऊंगा। मैंने कहा भैया काम हो गया तो सीढ़ी मुझे भी दे देना। मेरा एक दोस्त है कल्लू, एक दिन मुझसे बोला भाया मेरी प्रेमिका ने मुझे धोखा दिया और बिना बताए भाग गई सांवरा भाया। मैंने कहा यार वो एक नंबर की धोखेबाज है, उसने तुझे नहीं बताया तो कोई बात नहीं, उसने मुझे भी नहीं बताया। तेरे लिए टेंशन वाली और मेरे लिए सोचने वाली बात है, जब वो मेरे साथ नहीं भागी तो भागी किसके साथ है। बहुत अच्छे। तरह तरह के एक्सपीरियंस होते हैं इश्क में। मेरा दोस्त है पोपट, एक दिन मिला, बोला यार सांवरा मेरे दिमाग में चल रहा बहुत ही बड़ा द्वंद्व है, ये हीरोइनों को कुंवारों की जगह शादीशुदा मर्द क्यों पसंद है। मैंने कहा दोस्त बड़ी आसान सी बात है, तू समझ जाएगा जस्ट। अरे ड्राइवर रखने के पहले हर कोई यही सोचता है एक्सपीरियंस इज मस्ट। बहुत अच्छे। एक शादी में चला गया, एक मेरा दोस्त मिला, बोलता यार सांवरा मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम दुल्हन को ब्याह कर ले आते हैं, दुल्हन हमें ब्याह कर क्यों नहीं ले जाती। मैंने कहा दोस्त अब इस सब्जेक्ट पे आप सोचना छोड़ दीजिए दिन और रात। अरे मुसीबत को घर लाओ या मुसीबत के घर जाओ, दोनों एक ही बात। क्या बात है, बहुत अच्छा। दूसरे दिन उसके घर गया, उसकी हालत देख के डर गया, वो जोर जोर से रो रहा था, हाथ में पिटना लेकर कपड़े धो रहा था। मैंने कहा भैया पहले तेरी हालत ऐसे नहीं होती थी, अरे कपड़ा धोने के लिए तो कपड़े धोने वाली होती थी। यह सुनकर बोला सुनील भाई क्या बताऊं, मैंने उसी कपड़े धोने वाली से शादी कर ली और उस गलती की सजा अब तक भुगत रहा हूं। अपने कपड़े तो अपने कपड़े, साथ में उसके भी कपड़े धो रहा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पिछले दिनों एक लड़की मुझे देख रही थी, अच्छा, एक पार्टी में, मैं भी उसे देख रहा था, वो मुझे देख रही थी, मैं भी उसे देख रहा था। थोड़ी देर के बाद नहीं देख रही थी, फिर अचानक जाके मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा या तो इकरार कर मुझसे प्यार का या फिर नाता तोड़ दे। अरे मैं भी जवान हो गया हूँ, लुक छुप के झांकना छोड़ दे। उसने बोली बोल क्या चाहता है। मैं बोला तू मुझसे शादी कर ले। बोली इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू मेरे घर में आके बात कर। मैं बोला तेरे घर में है कौन। वो बोली एक हस्बैंड 2 बच्चे। जाते जाते मैं ये बयान करना चाहता हूं कि जिसे दिल देना चाहा वो दवा दे गई, और खुश रहो मेरे भैया ये दुआ दे गई। बहुत अच्छे। हम दुनिया की हर शय को मोहब्बत करें तो फिर ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए। अभी हम जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जाते जाते एक शायर का एक शेर मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि हर एक पल तेरी चाहत का एतबार रहे, हर एक पल तेरी चाहत का एतबार रहे,
बिछुड़ कुछ ऐसे कि ताउम्र इंतजार रहे। लेकिन मोहब्बत की कविताओं का ये शो जिसमें आप हंसते हैं, हंसाते हैं और हम आपको तालियां बजाने का भरपूर मौका देते हैं। स्वागत करते हैं आपका उसी शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। वैसे शैलेश जी, सावरा जी ने कहा था कि रोम रोम एंटिक। वैसे आपका भी रोम रोम एंटिक वाला गीत कौन सा है, मतलब रोमांटिक गीत? चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। अरे जब कोई आपका दिल चुरा लेगी तो आप जिंदा कैसे रहेंगे? फिर उसके बाद नजर चुराए या ना चुराए या लीवर चुराए, फर्क क्या पड़ता है? भाई बहुत बढ़िया, आपने ये जो पॉइंट निकाला है इस गाने में कमाल का। आप तो बड़ी टैलेंटेड है, मान गए आप। उससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है जितना मैंने सोचा था। वैसे हम जैसे टैलेंटेड लोगों को छुपा रुस्तम कहते हैं। अगर आप जैसे टैलेंटेड लोग छुपा रुस्तम है तो माफ कीजिएगा, उन्हें बुलाने में मुझे बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जो हमारे छुपे रुस्तम है वो निश्चित तौर पे बड़े टैलेंटेड है। एक ऐसा ही छुपा रुस्तम हमारे बीच में है जिसने हास्य के क्षेत्र में कदम रखा और कदम रखते ही मैं जानता हूं धमाका करने वाला है वो। हमारे बीच में दिल्ली से अनिल अग्रवंशी। नमस्कार दोस्तों, आज तो मोहब्बत का एक विषय लिया है, लेकिन हरियाणा में मोहब्बत नहीं होती। यहाँ तो सीधी शादी वादी होती है। मोहब्बत के चक्कर में हरियाणा वाले तो पड़ते ही नहीं, हम तो मूलतः हरियाणा से हैं। और अगर लड़का कवि हो तो भाई साहब शादी में भी बड़ी दिक्कत पड़ जाती है। अच्छा, ये एक नया विषय है बिल्कुल शादी का, आपको समर्पित करता हूँ जी। और आप बुरा ना मानो तो इनको समर्पित कर दूं। नहीं, मैं क्यों बुरा मानूं, इन्हें समर्पित आपको करो। समर्पित है जी साहब। मैं आपको बिल्कुल सच्ची घटना बताता हूँ और सभी कवियों की व्याख्या रखता हूँ आपके सामने कि हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी, अच्छा, फिर भी एक रिश्ता आया। बहुत अच्छे। लड़का कवि है, पिताजी ने बिचौलिए को बड़ी शर्मिंदगी से बताया। बहुत अच्छे। बिचौलिया बोला, घबराओ मत लाला जी, मैं तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा देता हूँ। निकम्मे? फटे पुराने नोट भी पूरे दामों में चला देता हूँ। ये बतलाओ लड़का कितना कमा लेता है? पिताजी बोले किसी तरह से इज्जत बचा लेता है। कि मेरा मतलब ये है, ये लड़की को भूखे तो नहीं मरने देगा? पिताजी बोले ये भूख ही नहीं लगने देगा। जिस दिन अपनी कविता की 2 पंक्ति मुझे सुना देता है, कम बखत कई दिन की भूख भगा देता है। बिचौलिए ने पूछा तो क्या इन्होंने अपनी कविताओं की कोई पुस्तक नहीं छपवाई? अच्छा। पिताजी बोले उसी में तो लुट गई भाई घर की सारी कमाई। और तो और घर वालों ने इसकी पुस्तक का पन्ना तक नहीं खोला। एक रिश्तेदार ने गलती से 2-3 पन्ने पढ़ लिए थे, भाई साहब वो हमसे आज तक नहीं बोला। अब तो शर्मा जी यही तमन्ना है कि किसी तरह से इसकी जिंदगी संवर जाए। भगवान करे इसे कोई हिम्मत वाली लड़की मिल जाए। पर उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई, लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। इंटर मोहल्ला? लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। गुप्तचरों से पता चल गई, कहने लगा इतना जुल्म नहीं ढा सकता, अपनी लड़की किसी कवि से नहीं ब्याह सकता। वो एक बात याद आ गई कि लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ पता चला लड़का कवि है। माँ बोली कोई बात नहीं बेटी, एक आधा अब तो सब में ही होता है। बिचौली ने देखा यार ये तो बात बिगड़ रही है, इसको तो जमाना पड़ेगा। अब बिचौली ने जो मेरे समर्थन में तर्क दिए वो सुनना। गरग साहब ये रिश्ता मत छोड़िए, लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है। खानदान की ऊंचाई पे ध्यान देना संदीप भाई जी। लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है, 11वीं मंजिल पे इनका मकान है। भाई क्या बात है अनिल, बहुत बढ़िया। लड़के के पास अपार संपत्ति है। उसने सोचा हुआ मुंबई में कई प्लाट पड़े इसके। लड़के के पास अपार संपत्ति है, एक एक कविता कई लाख की है। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है, सीधे हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। क्या बात है। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है, दाहिने हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। वाह वाह वाह। बिचौलिए की बात में दम था, वो कौन सा दिल्ली वाले प्रोफेसर अरोड़ा से कम था। शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, उस पे 2 कुर्सियां बिछा दी गई। मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था, हर एक बाराती में भाई साहब एक श्रोता नजर आ रहा था। मंच पर माइक की कमी खल रही थी। अच्छा। कविता खुद ब खुद निकल रही थी।
खुद ब खुद निकल रही थी। मुझे एक मौके की तलाश थी, फेरों पे छंद सुनाऊंगा। अच्छा, यही एक आखिरी आस थी कि तभी किसी ने आकर मेरे हाथ में एडवांस नेक का लिफाफा थमा दिया। उसे पता नहीं किसने बता दिया लड़का कवि है, ये पता नहीं कितनी लंबी रचना सुना देगा, लड़की को विदा होने से पहले ही रुला देगा। मेरी मन की मन में रह गई, मैं मन ही मन सोचने लगा, अपने आप को कोसने लगा। घर आते ही पहली ही रात अपने मन की बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी, और उसने जैसे ही हाँ भरी, मैंने उसे जल्दी जल्दी अपनी 8-10 नई नई रचनाएं सुना दी। अपनी हास्य व्यंग की रचनाओं पर अच्छा मैंने उसे भाई साहब कई बार रोते देखा। और जब मैंने करुण रस की रचनाएं सुनाई तभी उसे खुश होते देखा। पता ही नहीं चल रहा था कौन पागल है दोनों में से। कविताओं की गहराई में वो इतना खो गई, मुझे नहीं पता चला शैलेश जी कब सो गई। उस दिन ये एहसास हुआ कि नारी वास्तव में ही त्याग की मूरत है, और एक सफल कवि बनने के लिए भाई साहब पत्नी की बहुत जरूरत है। क्या बात है, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया अनिल अग्रवंशी, आपने बहुत बढ़िया ढंग से सुनाया कि सफल कवि बनने के लिए पत्नी की बहुत ज़रूरत है। और निश्चित तौर पे सफल कवि बनने के लिए पत्नी की ज़रूरत हो ना हो, लेकिन प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत होती है। और वाह वाह क्या बात है ना, ये फैसला किया कि हम ऐसे हर नए कवि को प्रोत्साहित करेंगे, उसे मंच सौंपेंगे जो सारी दुनिया में अपने नाम करने को बेताब है, बेसब्र है। हम आपको प्रोत्साहन का ये चिन्ह देना चाहते हैं ताकि आप सारी दुनिया को बता सकें, जब कल को आप दुनिया भर में अपनी कविताएं पढ़ेंगे तब आप कहेंगे कि आज तो सारी दुनिया मेरे साथ है, लेकिन दिन तो वो था जब मैंने कहा था वाह वाह क्या बात है। बूढ़े नर या नारी है, हंसी गिरने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। अनिल अग्रवंशी ने बात सिर्फ मोहब्बत की नहीं की, बात कवियों की भी की, कविताओं की भी की। और कविताओं का तो काम ही है कि जन जन में एक ऐसा भाव पैदा करे जब व्यक्ति सभी से मोहब्बत कर सके। फिर से आपका स्वागत है उसी महफिल में जहां पे हंसी है, ठाक है, गुदगुदी है, तालियां हैं, कविताएं हैं, खुशी है, जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। मुझे कब से एक बात जानने की इच्छा हो रही है। जी जी, आपको इतनी अगर जानने की इच्छा हो रही है तो जानिए क्या बात है। मुझे ये जानना है कि इश्क और प्यार, इन दोनों में फर्क क्या है? अरे बड़ा मुश्किल से सवाल कर दिया है तुमने। ना? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यही सवाल एक बार तुम्हारे पिताजी ने भी मुझसे किया था। Oh, really? हाँ, उन्होंने पूछा था कि बताइए भाई प्यार और इश्क में क्या फर्क होता है। तो मैंने कहा था सर, आप जो अपनी बेटी से करते हैं वो प्यार है, और मैं जो आपकी बेटी से करता हूँ वो इश्क है। देखिए, ये जीवन की छोटी मोटी परिभाषाएं हैं, और इन छोटी मोटी परिभाषाओं से आखिर में कविताएं निकलती है। हम ढूंढते हैं कुछ ऐसे लोग जिनके भीतर कविता का कीड़ा जो है वो पनप रहा है, और निश्चित तौर पे एक दिन वो यहाँ आएंगे और कविताएं सुनाएंगे। आज सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं। रजनीकांत ने कहा यन्ना रास के लिए माइंडेड, अरे मेरा 100 रुपया खो गया, कैन यू प्लीज फाइंड इट। कहीं दीप जले कहीं दिल, शॉपिंग तो करती है बीबी, हम तो भरते हैं बिल। तुम्हारे जाने का एहसास तुम्हारे आने के एहसास पे भारी है, क्यों ना वजन कुछ कम करके मिले, आज तुम्हारी बारी है। रोज ख्वाबों में तुम आते हो, नींद हमारी उड़ाते हो, कह दो क्या भूल हुई है हमसे, क्यों ख्वाब में भी मुझे डराते हो। चांद की महबूबा होगी मैंने ऐसा सोचा था, शादी करके पता चला मेरी सोच में केमिकल लोचा था। उसने कहा तुम मेरे देवदास मैं आपकी पारो, अबे गाड़ी बंद हो गई, नीचे उतरो और धक्का मारो। भाई इनकी कविताएं सुनने के बाद और कुछ एहसास हो न हो, लेकिन इतना एहसास जरूर होता है कि अच्छी कविताएं लिखना कितना मुश्किल काम है। इतना आसान नहीं है अच्छी कविताएं लिखना। लेकिन दीक्षित दनकौरी एक शायर हैं, उनका एक शेर है कि शेर अच्छा या बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। तो जवान धड़कनों के ऐसे गीतकार जो सिर्फ मोहब्बत की बात करता, आइए वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम उसे सम्मानित करें। डॉक्टर विष्णु सक्सेना को जब हम सम्मानित करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम मोहब्बत को सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है,
विष्णु सक्सेना ही अपने गीत में कहते हैं कि रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। तो मोहब्बत का नाम जब दिलों पे लिखा जाता है तो वो मिटता नहीं है। तो हमें बड़ी खुशी है विष्णु कि आज हमने आपको सम्मानित किया, और हमें खुशी इस बात की भी है कि आपके परिवार के एक सदस्य, आपके पुत्र सारांश यहाँ पे उपस्थित है। आपके जीवन का सारांश तो आपने अपने गीतों में सुनाया, हम उस सारांश को इस मंच पे बुलाना चाहते हैं। सारांश आए। सारांश, स्वागत है आपका। थैंक यू। श्योर ये पुत्र ही है? लगते तो है। नहीं लगते तो है, पर ये बड़ा भाई लग रहा है भाई। अच्छा, पता लग ही नहीं रहा। लेकिन सारांश भाई, ऐसी कोचिंग क्लास जब घर में ही हो, जब बाप बेटे को खुद सिखाए कि मोहब्बत कैसे की जाए, तो फिर ऐसा पिता मिलना तो भाई बहुत बढ़िया बात है। भाई क्या बात है, क्या पिता पाया है आपने, बहुत अच्छे। थैंक यू। लेकिन सारांश माशाल्लाह आपकी भी उम्र मोहब्बत करने की है, और आप विष्णु सक्सेना के बेटे हैं। तो जब ये बात क्या कैसे करते हैं आप, लड़कियों को जब पता चलता होगा? मुझे काफ़ी दिक्कतें हो जाती कभी कभी। मैं तो खैर कॉलेज में पढ़ता था अभी, अब तो आजकल लेक्चरर हूँ मैं कॉलेज में। तो कॉलेज में लड़कियाँ आती थी मेरे से मिलने, और जब उनको पता चलता था कि मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी का बेटा हूँ, तो वो उनका नंबर मांगने लगती थी मेरे लिए। लेकिन मैं भी बहुत चालू था। आप भी बहुत चालू थे? अच्छा। मैं उनका नंबर नहीं देता था, मम्मी का नंबर दे देता था। ये कब से चल रहा है भाई? ये 10th क्लास से चल रहा है पापा। अभी मैं कहूँ बहुत दिनों से फोन क्यों नहीं आ रहे? भाई क्या बात है, बाप बेटे की ऐसी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। ईश्वर करे कि हर पिता पुत्र ऐसा ही हो, एक नंबर ना दे दूसरा नंबर मांगता रहे। भाई क्या बात है डॉक्टर विष्णु सक्सेना और सारांश। वैसे फिर भी जाते जाते एक प्रश्न जागा। हाँ जगाइए, बताइए, पूछिए। मैं ये सोच रही थी कि इस मंच पे आज प्यार मोहब्बत की बातें हुई, कविताएं हुई, हंसते हंसाते जी, तो हमारे दर्शक क्या सोच रहे होंगे? वो ये सोच रहे होंगे कि मुझे अगर इश्क का अरमान होता, मेरे पास मीर का दीवान होता, और तेरी महफिल में आके ये सोचता हूँ कि ना आता तो बहुत नुकसान होता। क्या बात है। इसलिए आप लोग आए और हमने की प्यार मोहब्बत की बातें, लेकिन ये हंसी, ये कविता, ये ठहाके रुक नहीं रहे हैं। कल रात 10 बजे, जी हाँ, अब हम रविवार को भी तो मिल रहे हैं। रविवार रात 10 बजे यानी कि कल मिलेंगे फिर से, ये कहने के लिए कि वाह क्या बात है।